कवि दीपक जी पारिक, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान के जाने माने कवि है, जो अपनी कविताओं के माध्यम से जिंदगी, समाज और जो नई जनरेशन है उनको एक दिशा दे पाते हैं। तो स्वागत करते हैं दीपक जी का। कैसे हैं दीपक जी? नमस्कार। नमस्कार। बढ़िया है। जैसे बात करूं अगर मैं अपने भीलवाड़ा की, तो एक छोटा सा शहर है, जिला है। यहाँ पे इस तरह की सोच पनपना अपने आप में एक अद्भुत बात है। कवि बनूंगा, डांसर बनूंगा, या इस तरह की जो भी सोच होती है, इसको थोड़ी सी नई जनरेशन की सोच के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे छोटे से जिले में रहते हुए किस तरह से आपकी सोच विकसित हुई कि यार मैं एक कवि बनूं? कवि बनूं वाली सोच नहीं आई, सिर्फ कविता लिखूं और सुनाऊं। क्रिएशन की सोच आई कि कुछ क्रिएशन की सोच आई कि मैं लिखूं, और लिखना शुरू किया। तो ऐसे मेरा पेज पड़ा था, तो नाना जी ने पढ़ी थी कविता तूने लिखी, तो मैंने डर के मारे मना कर दिया कि ये मैंने नहीं लिखी, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें कुछ गलत होगा तो नाना जी डांटेंगे, तो मना कर दिया था उस समय। तो ऐसे छुपा के रखता था और दोस्तों को सुनाता था, तो दोस्तों का बहुत योगदान रहा। अच्छा, शुरुआती दौर की आपकी कविताएं जो थी, आपकी जो क्रिएशन थी, आपकी रचनाएं किन मुद्दों पे होती थी? पॉलिटिक्स पे। अच्छा, पॉलिटिक्स पे आपकी रुचि ज्यादा थी। और वीर रस की कविताएं होती थी। मैं वीर रस के कवि के रूप में ही मंच पे आया था। अच्छा, 2-3 साल लगातार वीर रस की कविताएं पढ़ी मंच। कोई प्रमुख कविता आपकी वीर रस को लेके जो आपको लगता है कि उस जमाने में मैं सुनाया करता था और लोगों को काफी आनंदित महसूस होता था उस कविता को लेके? हालांकि 20 साल हो गए हैं, तो 6-8 पंक्तियां याद है कि यह वह देश है जहां भगीरथ गंगा लेकर आए थे, सत पर चलकर हरिश्चंद्र ने सत के पाठ पढ़ाए थे। यह वह देश है जहां राम की मर्यादा ने राज किया, राज ऋषि बन विश्वामित्र ने नवयुग का आगाज किया। मानस में तुलसी ने एक जटायु का गुणगान किया था, धर्म की रक्षा के पथ पर यहाँ पक्षी ने बलिदान दिया था। कर्म के पथ पर चले कृष्ण तो हुआ राष्ट्र वैभवशाली, एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली। क्या बात है, क्या बात है, गजब यार। ये आपने स्वयं रचना करी इसकी? हाँ। अद्भुत। दर्शकों को टाइटल देख के लगा होगा कि यार ये कोई हास्य कवि है, तो कुछ कॉमेडी वगैरह होगी, मजा आएगा। हम लोग इस चीज को लेके अभी डिस्कशन कर रहे थे ऑफ कैमरा कि यार देखो, हास्य कविता के अलावा भी इनके जीवन में जो प्रमुख चीजें हैं उन पे मैं बात करना पसंद करूंगा। इनकी सोच मुझे बहुत प्रभावित करती है। फर्स्ट बार जब हमारी बातचीत हुई थी तो हमने एक डिस्कशन पे कम से कम आधा 1 घंटा बातचीत करी। फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि भगवान होते हैं, नहीं होते हैं, सुख क्या होता है, दुख क्या होता है। तो मुझे ये हास्य कवि से ज्यादा एक फिलोसोफर लगने लगे। मुझे लगा कि इनके विचार सच में प्रभावित करने वाले हैं और यूथ को इंप्रेस करने वाले हैं। तो मैंने कहा यार कि आज का पॉडकास्ट अपन आपको समझने में लगा देते हैं कि आप क्या हो, कैसे हो, क्या विचार रखते हो और आगे संदेश क्या देना चाहते हो। क्योंकि मेलों के स्टेज पे आप ऑलरेडी हास्य कविताएं, जो आपकी रचनाएं हैं, जो मुझे भी काफी अच्छी लगती है, मैं स्वयं सुनता हूँ इनकी कविताएं, मुझे बहुत पसंद है। कुमार विश्वास जी को सुनता हूँ, फिर मैं इनको भी सुनता हूँ, तो मुझे दोनों काफी पसंद है। तो आज हम इस एपिसोड में सिर्फ इनकी सोच, मानसिकता और समाज को लेके क्या दिशा निर्देश है, उन पे बातचीत करेंगे। अब आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम ये पूछते हैं कि कभी ऐसा समय भी आया होगा आपकी जिंदगी में जब आपको लगा होगा कि यार क्या होगा लिखने से, छोड़ो यार क्या लिखना, लिखने से मन उब गया हो? नहीं, लिखने से तो मन कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ ऐसा? हाँ, ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि थॉट्स आना बंद हो जाए, कुछ नया लिखने का विचार ही नहीं बन रहा है। लिखने का मन गजब बात होती है अपने आप में कि जब तक इनका मन नहीं हो तब तक आर्टिस्ट काम नहीं करता है। हाँ। तो दीपक जी, कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताइए। कॉलेज लाइफ कैसी थी आपकी? कहाँ से आपने स्टडी करी? किस तरह के वो दिन हुआ करते थे उस जमाने में? एक बार के लिए हम याद करेंगे उस जमाने को। कॉलेज गया नहीं मैं, बस केवल फॉर्म भरने गया था फर्स्ट ईयर का। ठीक है। उसके बाद पढ़ाई घर पे ही की। ओपन पढ़ाई करी और ग्रेजुएट की। किस में करी ग्रेजुएट आपने? हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के अंदर। हाँ। इंटरेस्ट था या ऐसे ज्वाइन कर ली? हिंदी और हिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है। ज्योग्राफी में यही डर लग रहा था मुझे ज्योग्राफी बताते हुए कि आप कुछ पूछ नहीं ले क्योंकि हिस्ट्री में तो मतलब जो है इंटरेस्ट है। अब मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा वो भी नहीं मानता, पर शौक है। और हिंदी तो हिंदी है, मातृभाषा है। उसके अलावा सारा काम ही, सारी मेहरबानी हिंदी की है। भाषा की जहाँ बात आती है, आपके दर्शकों का काफी ज्यादा मानना है कि आप मेवाड़ी भाषा का प्रयोग क्यों नहीं करते, तो इस पे क्या विचार रखते हैं आप? करता हूँ ना, मेवाड़ी भाषा मेवाड़ी ही हिंदी है, कोई अलग अलग नहीं है। न मेवाड़ी
अरब से आई है, ना हिंदी अरब से आई है, ना अमेरिका से आई है। ये संस्कृत निष्ठ भाषाएं हैं जो भारत की भाषा। एक शब्द है मेवाड़ी में, कई होदरियो, तो होदरियो, अब हम मेवाड़ वाले सह को है बोलते हैं। यहाँ से हम हाड़ोती में चले जाएं पश्चिम में, पूरब में, वो सह को सह ही बोलते हैं। फिर उससे आगे जितना जाते जाओगे सह को सह ही बोला जाता है। लेकिन मेवाड़ से आप पश्चिम में जाओ, मारवाड़ में चले जाओ, सह को है बोला जाएगा। फिर मारवाड़ से आगे सिंध में चले जाओ, सह को है बोला जाएगा। इस सिंध के पास में अफगानिस्तान में चले जाओ, पाकिस्तान होते हुए सह को है बोला जाएगा। अफगानिस्तान से आगे ईरान, अरब तक सह को है बोला जाता है। इसीलिए तो सिंधु को हिंदू बोला गया है। ये मतलब कल्चर आया है, या यहाँ से वहां गया या वहां से यहाँ आया, ये तो इतिहास जाने, लेकिन भाषाएं अलग अलग नहीं है। अब ये संस्कृत से निकल करके आया है शब्द, कई होदरियो। संस्कृत में शोध शब्द आपने सुना होगा, शोधकर्ता जैसे बोला जाता है वैज्ञानिकों को, वो भी कुछ ना कुछ ढूंढते हैं ना, शोध करते हैं, खोजते हैं, और हम उसको कहते हैं कई सोदरियो, मतलब कई होदरियो। तो भाषाएं अलग अलग थोड़ी है, एक भाषाएं तो एक ही है। राजस्थानी भाषा को लेके काफी सारे विवाद भी चलते हैं और इसको मान्यता देने की बातचीत भी चलती है, तो इस पे क्या आप विचार रखते हैं? मान्यता मिलनी चाहिए, राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए। राजस्थानी हमारी खून में बसी हुई भाषा है, मातृभाषा है। और राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है बहुत उन्नत है, और लोक व्यवहार में सबसे ज्यादा बहुत सारे शब्द दूसरी भाषाओं में है ही नहीं जो राजस्थानी के हैं। तो राजस्थानी भाषा का जो लालित्य है वो किसी और भाषा में हमें इसलिए नहीं लगता कि हम वो और भाषाएं जानते ही नहीं है। तो हम जानते ही राजस्थानी हैं, हमारी परवरिश राजस्थानी में हुई है, हमारे यहाँ जो कल्चर है, हमारे यहाँ के जो हम खान पान है वो राजस्थानी है। अब खुड़त को आप हिंदी में क्या कहोगे? साजिया को आप हिंदी में क्या कहोगे? तो ठीक है, उसका हिंदी नामकरण कर देंगे या किसी और भाषा में कर देंगे उसका नामकरण, लेकिन वो है तो राजस्थान का ही खान पान है। तो राजस्थान की चूरमा तो चूरमा ही रहेगा, उसको हिंदी में भी आप चूरमा ही बोलना पड़ेगा, बाटी को बाटी ही बोलना पड़ेगा, लापसी को लापसी ही बोलना पड़ेगा। तो भाषा को मान्यता तो मिलनी चाहिए। भाषा को मान्यता मिलेगी तो यहाँ की जो नौकरियाँ है वो यहीं के लोगों को मिलेगी, उसका एक लाभ ये भी है। तो राजस्थानी भाषा को तुम अच्छा, अगर मान लो सरकार अगर मान्यता देने का विचार भी करे तो किस राजस्थानी भाषा की बात हो रही है? मेवाड़ी को दे, हाड़ौती को दे, मारवाड़ी को दे, या धुंधाड़ी को दे, किसको दे? क्योंकि सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो यही आ जाता है कि हर 60 किलोमीटर के बाद अपनी राजस्थानी भाषा। हमारे राजस्थानी के विद्वानों ने एक समग्र राजस्थानी भाषा का विकास किया है। अच्छा, ये मुझे पता नहीं था, इसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगा। इसमें लगभग सभी क्षेत्रों में वो राजस्थानी भाषा समझी जाती है और सुनी जाती है। तो ऐसा भी करके उन्होंने वो प्रस्ताव रखा भी है कि ये है हमारी राजस्थानी। तो हमारे आदरणीय डॉक्टर कैलाश मंडेला साहब हैं, या मारवाड़ के आदरणीय डॉक्टर गजादान शाह है, इन लोगों को वो भाषा का विधान पता है और हमारे भी बड़ी आसानी से समझ में आती है। वो भाषा बोलते भी हैं। आज कैलाश जी मंडेला साहब पूरे राजस्थान में जाते हैं और गीत सुनाते हैं। तो अगर राजस्थानी मेवाड़ की भाषा नहीं समझी जाती तो वो कैसे सुनाते? वो राजस्थानी बोलते हैं, परिष्कृत राजस्थानी, जो सब जगह समझी जाती है। अब लुगाई शब्द जो है वो हरियाणा में भी समझा जाता है, मालवा में भी समझा जाता है, गुजरात में भी समझ लेंगे आप। राजस्थानी भाषा को अगर बढ़ावा देना है तो राजस्थानी भाषा में कुछ न कुछ मनोरंजनात्मक आपको परोसना पड़ेगा। राजस्थानी संगीत जो है, मूल संगीत जिससे हम आजकल हट गए हैं, आजकल वो डीजे वाले धूम धक्कड़ आ गए, तो मूल जो संगीत है उससे थोड़ा सा हम पीछे हट गए, उस पर जाना पड़ेगा। वो ही प्रभावित करता है। और राजस्थान का संगीत, राजस्थान की कविताएं, राजस्थान का हास्य जब बाहर के लोगों को प्रभावित करेगा तो वो जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में ऐसा क्या बोला गया जिससे लोग ऐसे हंस रहे हैं, ऐसा क्या गाया गया जिससे लोग इतने झूम रहे हैं, ऐसा क्या कह दिया गया, ऐसी कौन सी कविता है जो लोगों को अच्छी लग रही है। तो वो ढूंढेंगे ना। आज हम पंजाबी गाने सुनते हैं कि नहीं सुनते? सुनते हैं ना। हरियाणवी गाने सुनते हैं, भोजपुरी सुनते हैं ना। क्यों सुनते हैं? उसमें कुछ न कुछ है। राजस्थानी के भी सुनते हैं लोग। हमारे जो वो लंगा मांगणियार जो गाते हैं, क्या गाते हैं?
उनको लोग सुना जाता है, उनको खूब सुना जाता है, राजस्थानी लोकगीतों को खूब सुना जाता है। लेकिन ये जो डीजे ये वाले जो काम चल रहे हैं, ये भाषा को उतना मजबूत नहीं बना रहे। बाकी हिंदी बोलना अपराध नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांति बैठ गई है कि हिंदी बोलना मतलब राजस्थानी का नुकसान करना या राजस्थानी से शत्रुता लेना। ऐसा नहीं है। आप हिंदी भी तो हमारी मातृभाषा है। अपनी भाषा से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी और भाषा से नफरत करने लग जाएं। क्या बात है। भाषाएं तो हमारी ही है ना। हमारे पूर्वजों की भाषा संस्कृत है, संस्कृत से ही हिंदी बनी है और उसी से राजस्थानी बनी है। तो ये सब हमारी ही भाषाएं हैं। जहां समझाने में जिस भाषा को बोलने से आसानी होगी, हम उस भाषा में समझाएंगे। सही बात है। अच्छा, पुरानी भाषा को लेके आप क्या सोचते हैं? सबसे पुरानी संस्कृत है या पाली प्राकृत जो एक और भाषा है उसको मानते हैं? आपके निजी विचार क्या है? ये बड़े विद्वानों का प्रश्न है। तो फिर भी आपको क्या लगता है कि यार संभावित है? मुझे लगता है संस्कृत पहले होनी चाहिए थी या पाली प्राकृत पहले होनी इसमें मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि ये बड़े लोगों का प्रश्न है। तो इसमें मतभेद है उनमें आपस में ही। कुछ लोग कहते हैं कि पाली प्राकृत भाषाएं जो है वो प्राचीन है, और कुछ लोग जो मानते हैं कि संस्कृत प्राचीन है। और चूंकि ऋग्वेदिक कालीन जो प्रमाण है, ऋग्वेद की रचना और इन जो वेदों की रचना हुई है वो संस्कृत में हुई है, तो संस्कृत भी प्राचीन ही है। मैंने तो एक भाषा के बारे में और पढ़ा है, दम्भ लिपि के बारे में। हाँ, तो सबसे पुरानी जिसे माना जाता है अब तक, जो लिपि अलग चीज है सर, भाषा अलग चीज है और लिपि अलग। भाषा बाद में आती है। सबसे पहले लिपि शुरू हुई थी मेरे ख्याल से। जो भाषा से ही तो लिपि बनी है सर। मौर्यकालीन इतिहास के जो हिस्टोरिकल प्रूफ्स है उसके अंदर सबसे पहले लिपि मिली। लिपि को फिर पहले ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, फिर देवनागरी अस्तित्व में आई। तो अभी जो हम देवनागरी लिपि पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं हिंदी में, वो अस्तित्व में नहीं थी। पहले ब्राह्मी लिपि थी, और उससे पहले अभी सिंधु घाटी लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की तो लिपि पढ़ी ही नहीं गई। सही बात है, उसको किसी ने डिकोड नहीं किया। हाँ, अच्छा, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 9000 साल पहले तो ये सभ्यता थी। अब उससे कितने पहले चली आ रही है ये किसी को नहीं पता। ये किसी को नहीं पता। अब विदेशी विद्वान जो हैं वो पढ़ भी सकते हैं, तो पता नहीं जानबूझकर नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पता। क्या पता और नुकसान हो जाए फिर उनका। आप किसी का इतिहास मिटा दो, किसी को ये बता दो कि तुम्हारा कोई इतिहास नहीं, आधा कमजोर तो वहीं कर दोगे आप। बहुत जबरदस्त बात बोली आपने ये। तो इसलिए भारतीयों को बताया नहीं जाता कि तुम्हारा ये इतिहास रहा है, तुम्हारा धर्म ये रहा है, तुम्हारे यहाँ विज्ञान इतना उन्नत था कि हम आज भी चोरी छिपे उसको, तुम्हारे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं, उसमें से कुछ खोजते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स पर हमारे गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद जी सरस्वती से मिलते हैं, चोरी छिपे मिलके जाते हैं, बात करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर। क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स में ग्रहों की गति है, चाल है, और ग्रहों की गति जो है वो तो आज भी वही है जो नासा ने खोज की है, जो हमारे वहां लिखी हुई है, सेम है। सही बात। कुछ ऐसा उन्नत विज्ञान रहा है, लेकिन हम लोगों को इसलिए नहीं बताया जाता कि हम वो अगर ऐसा सोच लेंगे तो हमारे अंदर एक गर्वोक्ति आ जाएगी, तो प्रेरणा मिलेगी। ऐसा प्रेरित होने ही नहीं देना चाहते। भारत एक बाजार है, आप बैठे रहो, मजदूरी करो, आपको जो चाहिए हम लाके देंगे। विदेशी यही चाहते हैं। सही बात है। तो कहीं आप ये इशारा कर, चाहे अमेरिका हो, सभी यही चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप ये भी इशारा कर रहे हैं कि आज भी हम गुलामी हैं बाहर की ताकतों का। हाँ, अभी भी रूल तो वही कर रहे हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है रूल तो वही कर रहे हैं। सोशल मीडिया को वो कंट्रोल करते हैं, हमारे करेंसी वो कंट्रोल करते हैं। यही हमारा इंस्टाग्राम विदेशी, फेसबुक विदेशी, यूट्यूब विदेशी। तो अब जब तक हम इन चीजों में बराबरी नहीं करेंगे तब तक तो हम बहुत पीछे ही हैं। सही बात कही आपने। अच्छा, आपके परिवार में और कौन कौन है दीपक जी? मेरी माँ है, मुझसे छोटे 3 भाई बहन हैं, बहनों की शादी हो गई, भाई की भी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं मेरे, पत्नी है, और भाई के 2 बच्चे हैं, पत्नी। पिताजी 2014 में एक्सपायर हो गए। अच्छा, तो माताजी का क्या सोचना है आपके ये इस रूप के बारे में जो वो आज देखते हैं वर्सेस उस समय वो
जिस दीपक पारिक को बड़ा कर रहे थे, तो उनका क्या मानना है आपकी कविताओं को लेके, आपकी रचनाओं को लेके, आपकी हास्य कविता को लेके, हास्य बातों को लेके? मेरी माँ को मैं कहाँ जाता हूँ, किन लोगों से मिलता हूँ, मेरी कविताएं कैसी है, मेरा साहित्य कैसा है, उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। मैं आज भी उसका एक बेटा हूँ जो बहुत भोला है। मेरा बेटा दुनिया में सबसे भोला है। और जैसा कि हर माँ सोचती है। हर माँ सोचती है, पर एक चीज है, वो कहती है मारो दीपू घणो हंसावे। मेरा बेटा हंसाता बहुत है, सबसे कहती है। और मैं चूंकि घर में सबकी मिमिक्री कर लेता हूँ, तो जब मैं नहीं होता हूँ तो माँ कहती रहती है मारो दीपू हूबहू आवाज निकाले यहाँ की। अच्छा, दोस्तों के बारे में क्या विचार रखते हैं आजकल? जो जिस तरह की दुनिया ये चल रही है, आप देख ही रहे हैं कि दोस्ती का मतलब नाम मात्र का रह चुका है मेरी नज़र में। तो आप क्या विचार रखते हैं? आपकी दोस्ती कितनी सक्सेसफुल रही आपके घनिष्ठ मित्रों से, परम मित्रों से, और क्या वो आज भी आपके साथ हैं या समय के साथ खो गए? नहीं, मैं दोस्तों की कृपा से ही हूँ अब तक जो भी हूँ। और दोस्ती होती है। मेरे तो हर मुश्किल टाइम में दोस्त ही खड़े रहे हैं। 4-5 दोस्त हैं। अब मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि जिसका नाम नहीं लूंगा वही नाराज हो जाएगा, गलती से किसी एक का भी छूट गया था। क्योंकि दोस्त बहुत है। सही बात। और अच्छे दोस्त हैं, मतलब जो वाकई दोस्त हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। दोस्त बहुत काम के होते हैं, वो भी आपके परिवार के ही हैं। अच्छा, रिश्ते तो ब्लड के रिश्ते तो आपको बताया जाता है कि ये आपके खून के रिश्ते का भाई है, ये आपकी बहन है, ये आपकी बुआ जी है, ये आपकी पत्नी है। लेकिन एक्चुअल हम देखें तो हम सब एक ही मिट्टी से पैदा हुए हैं, तो वो रिश्ता भी तो है। सही बात। एक मानवता का। फिर क्या होता है कि दोस्त कौन बनता है? जिनसे आपके विचार मिलते हैं, जो आपकी हर अच्छी बुरी बात को सहन कर लेता है, गुस्सा नहीं करता। दोस्ती में सहन बहुत करना पड़ता है। सही बात है। दोस्ती में ये नहीं कि आपका, दोस्ती में ईगो होता ही नहीं है। आप बड़े व्यक्ति नहीं हो, आप होंगे बहुत कलेक्टर होंगे आप किसी और के लिए, आप होंगे मुख्यमंत्री, आप दोस्त के लिए सिर्फ दोस्त हो। अगर आप जब तक दोस्त बनकर रहोगे, जब तक मैं दीपक पारिक बनकर रहूंगा, मेरे दोस्त मेरे बने रहेंगे। जिस दिन मेरे मन में ये आ गया कि मैं, जबकि अभी हुआ नहीं कुछ ऐसा जिंदगी में, लेकिन अगर कुछ मैं बन गया और मैं ये सोच लिया कि मैं तो बहुत बड़ा राष्ट्रीय कवि हूँ, उस दिन मेरे दोस्त नहीं रहेंगे मेरे पास। ये भावना, अहंकार की भावना जो है, ये दोस्तों को गंवा देती है। बाकी दोस्ती कई बार क्या है कि लोग खुद बनाए नहीं रखते हैं दोस्तों से, और फिर कहते हैं कि मेरे दोस्त मुझे धोखा दे गए। धोखा देने वाला व्यक्ति होता है 100 में से एक आध, पर उसके कारण सबको बदनाम नहीं किया जा सकता। सही बात है। तो जहाँ बात आती है दोस्ती में धोखा देने की, मैं जानना चाहूंगा आपके निजी विचार इसमें कि धोखा किस मानसिकता वाले व्यक्ति देते हैं और क्यों देते हैं? क्या, मेरा ऐसा भी मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि कंडीशंस पे निर्भर करता है। क्या पता उस बंदे ने जो चाहा वो हुआ नहीं, वो अचानक से हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बात ही नहीं गई, एक दूसरे ने बैठ गए, इस तरह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। आप अत्यधिक क्रोध में होते हैं और आप अत्यधिक टूट चुके होते हैं, हर्ट होते हैं, तो आप अपने दोस्त की सफाई सुनना भी पसंद नहीं करते। वो ये कहना चाहता है कि मुझसे इन परिस्थितियों में ये गलती हो गई, लेकिन आप सुनना ही पसंद नहीं करते, तो उसकी कहने की हिम्मत भी नहीं होती और दोस्ती टूट जाती है। सही बात है। बाकी कई बार परिस्थितिवश कोई गलत बात हो जाती है, गलत काम हो जाता है, तो उसको क्षमा करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं तो फिर संबंध बिगड़ जाते हैं और फिर उसको धोखे का नाम दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि धोखा नाम की चीज दुनिया में है ही नहीं, होता है, लेकिन कभी कभार होता है, बहुत रेयर होता है। बहुत रेयर होता है। तो एक कवि के रूप में आप प्रेम को किस तरह से परिभाषित करेंगे? आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि यार प्यार, प्रेम, लव ये होता है? क्योंकि बहुत मिसअंडरस्टूड हो चुका है आज के ज़माने में, देखा जाए तो जिस तरह से इसको पोर्ट्रे किया जाता है, बाजार के अंदर दिखाया जाता है कि प्यार, प्रेम तो ये होता है। देखिए, अंग्रेजी में एक ही शब्द है, लव। लव, वो लव से सबको परिभाषित कर देते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में जो प्रेम है ना, वो बहुत विराट है, जो सिर्फ कृष्ण जानते थे, राम जानते थे। कृष्ण ने बताया कि प्रेम का मतलब यह है कि जीव मात्र से प्रेम करो। जब मन में
पहले प्रेम से पहले दया का अंकुरण होता है मन में, और जब दया आना शुरू हो जाए तो आपको अपने आप ये सिद्ध हो जाएगा कि आपको सबसे प्रेम है। प्रेम सबसे होता है, प्रेम होता है तो, और प्रेम कभी टूटता ही नहीं है। प्रेम मतलब प्रेम में होता है ना आदमी, तो उसको हर आदमी अच्छा लगता है। हर आदमी का गुस्सा उसकी नासमझी समझ करके उसे क्षमा करता है। हर आदमी की गलतियों को, प्रेम का जो बाद का जो रूप है वो क्षमा है, क्षमा करना शुरू कर देता है। वो प्रेम तो है ही नहीं अब। दूसरा आसक्ति, जो इसका अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। आसक्ति होती है हमें किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, किसी महिला के प्रति, किसी अनजान महिला का जो व्यक्तित्व है, स्त्री के प्रति आकर्षण, जो आकर्षण और आसक्ति है उसे हम आजकल प्रेम का नाम देते हैं। वो भी आजकल खत्म हो गया है। आसक्ति को भी आजकल नए जमाने में एक नाम दे दिया गया है जिसे अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट और डिटैचमेंट शब्द जो हैं, अनासक्ति और आसक्ति, लेकिन वो भी अब खत्म हो गए। सही बात है। अब तो आसक्ति भी खत्म हो गई और प्रेम भी खत्म हो गया। अब रह गई है वासनाएं। बिल्कुल सही बात कही आपने। अब स्त्री को देखते ही महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। एग्री। महिलाओं को देखते ही सबसे पहला विचार मन में, जो कुत्सित विचार किसी भी पुरुष के, हो सकते हैं अच्छे लोग भी होंगे दुनिया में, लेकिन जो बुराई है उसी की चर्चा इसलिए करनी चाहिए कि हमें काम तो उस पर करना है। सही बात है, समाज को जागरूकता देनी है तो हाँ, उससे देनी। तो स्त्री को देखते ही सबसे पहला विचार मन में आता है कि यार किसी तरह इसको मुझसे कोई काम पड़ जाए बस, तो फिर मैं उसके बदले में कुछ हासिल कर लूँ इससे। अगर ऑफिस में है तो बॉस चाहेगा, साथ वाले कर्मचारी चाहेंगे कि इसकी मदद करने के बहाने कुछ न कुछ हासिल किया जाए। तो हर जगह वो वासना का रूप ले लिया उसने। फिर आजकल ऐसा माहौल बना दिया है कि मेरे 2-4 गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। हर लड़के को दिमाग में है, 2-4 नहीं तो एक तो हो ही। एक भी नहीं है तो इसका मतलब वो अयोग्य लड़का है। नॉर्मलाइज कर दिया गया है इसको। उसमें कोई योग्यता नहीं है, इसलिए कोई लड़की उसे पसंद ही नहीं करती। अरे लड़की पसंद नहीं करती इसका मतलब क्या है? उसके माँ बाप तो उससे प्यार करते हैं, उसके भाई बहन तो उसको पसंद करते हैं। हो सकता है कि वो जीवन में कुछ ऐसा व्यक्ति बने कि अपने माँ बाप की सेवा कर ले, तो सफल आदमी तो वो है। सही बात है। जिसने प्रेम में पड़ करके शराब में, नशे में जीवन बर्बाद कर दिया, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर दिया, ऐसा प्रेम किस काम का? वो प्रेम है भाई? लड़कियों के साथ घूमना, ऐश आराम करना, याशियां करना, ठीक है, आप मनोरंजन कर रहे हो, पर उसको प्रेम का नाम तो नहीं देना चाहिए। वासना का नाम ठीक रहेगा। वासना का नाम ठीक रहेगा। समाज में क्या ये, हालांकि हम तो खैर नई पीढ़ी है, और आपसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपने अपनी पुरानी पीढ़ी से क्या इस तरह के किस्से आम सुने, या ऐसा पहले नहीं हुआ करता था? उस समय मतलब थोड़ा सा नैन मटक्का कर लेना भी समाज में चर्चा का विषय बन जाता था, और चर्चा करते थे लोग बाकायदा। और बड़ों को टोकने का अधिकार था छोटों को, किसी भी जाति का हो। पड़ोसी टोक देता था, बेटा ये गलत है। आज पड़ोसियों को डर लगता है कि मैं किसी की बेटी को ऐसे कह दूंगा, वो घर पे जाके कह देगी तो उसके घर वाले लड़ने आ जाएंगे, बोले हमारी बेटी को बदनाम कर रहे हो। पहले ऐसा नहीं था। गाँव में तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। गाँव में तो अगर गलत है तो पूरा समाज एकत्रित होकर के उसके पिताजी को बुला करके कह सकता था कि भाई तेरी बेटी गलत रास्ते पे जा रही है। हक से कहते थे। हाँ, हमारे गांव की बेटी है, हमारी इज्जत है। पूरा गांव बेटी मानता था एक गांव की बेटियों को। ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति की बेटी है वही मानेगा। तो वो अधिकार रखते थे। समाज में कोई अपराध हो रहा है तो उस जाति के लोग मिल बैठ करके और उस अपराधी को जाति के लोग ही दंडित कर देते थे कि इसने किसी महिला को छेड़ा है। होता ही नहीं था वैसे तो, अगर कहीं हो भी जाता था। देखो अपराधी तो हर युग में हुए हैं। महाभारत में भी तो द्रौपदी का चीरहरण हुआ है, तो अपराधी तो हर युग में हुए हैं। इसलिए हम कितना भी पीछे चले जाओ, अपराधियों से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि एक महान व्यक्ति ने यह कहा था कि आप दुनिया की सबसे पुरानी किताब भी उठा के अगर देखो तो उसमें भी ये लिखा गया है कि पहले बहुत अच्छा जमाना था, आज बहुत बुरा जमाना है। अपराधी हर युग में हुए हैं, इस युग में भी अपराधी हैं, पर उस समय अपराध पर नियंत्रण था। तो गांव पूरा मिलकर के अपराधी को सजा देता था। समाज मिलकर के दे देता था कि किसी जाति में अगर किसी व्यक्ति ने महिला को छेड़ दिया तो समाज एकत्रित होकर के उसको
सजा दे देता था, दंड दे देता, जुर्माना कर देता था। ये था जातिवाद कि हमारी जाति में किसी प्रकार का कोई अपराधी नहीं रहना चाहिए। सही बात, ये काम के लिए बनाया था। ये सकारात्मक जातिवाद सही बात। कि हमारी जाति में किसी प्रकार का कोई गलत व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिससे हमारी जाति कलंकित हो। और आज हमारी जाति का है तो वो अपराधी भी हो लेकिन वो जेल में नहीं जाना चाहिए, वो फंसना नहीं चाहिए। हम सब उसके सपोर्ट में खड़े हैं। कविता, एक दो पंक्तियां काफी ज्यादा प्रचलित होती है आजकल की, साफ दामन का दौर अब खत्म हुआ, लोग अपने धब्बों पे गुरूर करने लग गए। बस बस बस, आजकल जितनी बार जेल में जाते हैं, जितने मुकदमे होते हैं, उतना बड़ा मानने लगा है व्यक्ति खुद को। और ऐसा किसी एक जाति में नहीं, हर जाति में जो भी आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है या जिसने एन गेन प्रकरण पैसा बना लिया। पैसा तो एक रूप है, पराशक्ति का एक रूप है लक्ष्मी। पैसा तो वो है, दो रूप जो और हैं, शक्ति और सरस्वती। उसका क्या होगा जब तीनों एक साथ नहीं होगी? सरस्वती, शक्ति और लक्ष्मी तीनों एक साथ नहीं होगी तो ना सरस्वती टिक पाएगी, ना लक्ष्मी टिक पाएगी, ना शक्ति रह पाएगी। तीनों को एक साथ होना घर में बहुत जरूरी है। मतलब आप में ज्ञान भी होना जरूरी है, अर्थोपार्जन के लिए, घर चलाने के लिए लक्ष्मी का होना भी जरूरी है और शक्ति का होना भी जरूरी है। जरूरत पड़ने पर आपका शस्त्र धारण करना भी जरूरी है। और आज के जमाने में इसका उल्टा हो रहा है, किसी के पास धाप के पैसा है, ज्ञान जीरो है और वो अपने आप रोड पे आ जाता है। किसी के पास ज्ञान अच्छा है, पैसा बिल्कुल नहीं है, तो वो अपने ज्ञान का सही मात्रा में प्रयोग नहीं कर पाता है। किसी के पास दोनों ही नहीं होता है तो वो वैसे ही गरीबी का जीवन अपना पूरा काटता है। किसी के पास तीनों होते हैं तो वो विद्वान बन जाते हैं और एक उच्च स्तर को प्राप्त करते हैं। अच्छा, मेरा ये पूछना है कि जैसा अभी आपने एक जिक्र किया कि धीरे धीरे लोग अपने अपराध को एक शक्ति दिखाने लगे, ये किस तरह से इसका चलन बढ़ा? क्या पूर्व जमाने में इस तरह से बुजुर्ग लोग करते थे कि यार हमारा घर सबसे मजबूत है, हम लड़ाई में होशियार है तो उनको इज्जत से देखा जाए, या किसी की बेटी भगी है तो उस घर को बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाए कि हाँ ठीक है, आम बात है, क्या हो गया? पहले कैसे देखते थे लोग? रामायण में उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब अहिल्या के साथ गलत हुआ था। तो एक तरह से मैंने जो नरेंद्र कोहली जी को पढ़ा तो उसमें कहा कि अहिल्या का सामाजिक बहिष्कार हो गया था। यानी पत्थरवत 25 साल गुजारे, ऐसा नरेंद्र कोहली जी ने लिखा है अभ्युदय में कि 25 साल तक सामाजिक बहिष्कार झेला अहिल्या ने, गौतम की पत्नी ने, जबकि उसका कोई दोष नहीं था। बलात्कारी कौन था? इंद्र, जिसने गलत करने का प्रयास किया अहिल्या के साथ, और गौतम ने उसे हमेशा के लिए नपुंसक बना दिया। लेकिन उसके बाद गौतम को तो स्वीकार कर लिया गया, लेकिन अहिल्या को निकाल दिया गया। तो उस जमाने से चली आ रही परंपरा, जब अहिल्या का कोई दोष नहीं था, ये बात जब भगवान राम को पता चली, विश्वामित्र ने राम को ये कहानी सुनाई। उसमें लिखा है, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, अभ्युदय में लिखा है कि विश्वामित्र ने राम को ये कहानी सुनाई कि राम, एक नारी का उद्धार तो करना होगा आपको, आप चलिए मेरे साथ। और पूरी व्यथा सुनाई तो राम अत्यधिक इंद्र पर क्रोधित हुए और ये प्रण भी किया था कि इंद्र जब मेरे कहीं सामने आएगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। अच्छा, ऐसा कैसे कर लिया? और समाज पर भी क्रोधित हुए कि एक निरपराध स्त्री के साथ ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि 25 साल तक अहिल्या ने किसी का मुंह नहीं देखा था, किसी प्राणी का। उसको दंडित किया गया था, उसको सजा दी गई थी कि गांव में प्रवेश करना वर्जित, किसी प्राणी का मुंह देखना वर्जित, तो पशुओं के साथ रहना, खुद के कपड़े खुद बुन करके पहनना, खुद का भोजन खुद उपजाना, फिर उसको बना करके भोजन प्राप्त करना, ये जीवन जिया 25 साल तक। जब विश्वामित्र को आते देखा और विश्वामित्र के साथ 2 राजकुमारों को आते देखा तो उसके मन में विश्वास हो गया कि आज मेरे संकट खत्म हो गए। राम और लक्ष्मण आए थे जिस दिन, जब राम उसकी कुटिया में आए थे, और राम ने उसको सामाजिक मान्यता दिलाई। शायद इसलिए कहा गया कि जो अहिल्या पत्थर की हो गई थी वो फिर से स्त्री बन गई। सही बात है। तो ये समय के साथ ये विचार लोगों के दिमाग में कीड़े की तरह कैसे पनपा? बलात्कार
एक दूसरी लड़की को छेड़ना, देखना, लड़की सेफ नहीं है, तो ये आम बात कैसे हो गई आज? क्या समाज ने, हमारी जो पुरानी पीढ़ी है या 4-5 पीढ़ियों जब से ये होता आ रहा है, उन्होंने क्या चीज नजरअंदाज करी, कहाँ आवाज नहीं उठाई? आपको क्या लगता है कि किस पीढ़ी में गलती रही जिसकी वजह से ये चीज आज इस तरह से है जैसी हमें दिखाई दे रही है, और ये बढ़ने वाली है आने वाले समय में? मुझे तो नहीं लगता कि ये चीज कंट्रोल होगी। बाकी आपके विचार रखिए, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो कुछ योगदान फिल्मों का रहा है, टीवी का रहा है। हाँ, ये मैं भी हाईलाइट करना चाहूंगा, फिल्मों का योगदान कैसे रहा? फिल्मों का योगदान ये रहा कि उन्होंने प्रेम को, इस वासना को प्रेम के रूप में परिभाषित किया, और भारत की उस जमाने की नई पीढ़ी को चीख चीख कर ये बताया कि प्रेम नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। और प्रेम कौन सा? हीरो हीरोइन का प्यार। और फिर वो प्यार जो है, जब उनको कमाई कम होने लगी, क्योंकि रिपीट कहाँ तक रिपीट करेंगे, कहाँ तक पैसा कमाएंगे? तो पैसा कमाने के साधन है, फिल्में भी पैसा कमाने के लिए बनाई जाती है, मनोरंजन के लिए और पैसा कमाने के लिए। तो उनको लगा कि कहाँ तक इसको चलाएंगे, तो फिर उन्होंने हीरोइन के कपड़े कम करना शुरू किया कि यार ये दिखा करके बेचा जाए, सही बात, चटपटा बनाया जाए। तो फिर वो लोग देखते हैं, जब हमारे यहाँ तो पूरे कपड़े पहन करके, भारत तो ऐसा था सभ्य, दुनिया में ऐसा कोई सभ्य देश नहीं जहाँ इस तरह से पूरा बदन ढका हुआ। खूबसूरती शरीर में होती ही नहीं है, खूबसूरती तो गुणों में होती है। सही बात है, क्योंकि शरीर की खूबसूरती देख करके विवाह किया तो 10-15 साल, विवाह के 10-15 साल बाद खत्म हो जाएगी। गुण कभी नहीं खत्म होते हैं। वो बूढ़ी हो जाएगी तो भी उसके गुण तो वही रहेंगे। तो खूबसूरती गुणों में होती है, स्थायित्व गुणों में होता है। लेकिन इसलिए हमारा समाज ये समझता था, इसलिए स्त्री को हमेशा, स्त्री और पुरुष दोनों ही मर्यादा में रहे। और लेकिन धीरे धीरे फिल्मों ने स्त्री के कपड़े कम करना शुरू किया, तो लोगों को लगा कि अरे ये वासनाएं जगती है, होता है। तो फिर कल्चर आया। फिर हमारे यहाँ पर अंग्रेजों ने 200 साल तक शासन किया। तो अंग्रेजनियों ने जिस तरह के कपड़े पहने, तो कुछ बड़े रईसों ने, महानगरों में रहने वाले लोगों ने वैसे रहना शुरू किया। तो लोगों को लगा कि उनकी नकल करने से हम भी बड़े लगेंगे। तो बड़े कुछ घरों की लड़कियों ने फिर उनकी नकल करना शुरू किया। और धीरे धीरे अब मोबाइल आ गया है, तो अब रील बनाना जैसे फैशन हो गया है। तो गाँव में भी बहुत सारी महिलाएं, पहले तो शहरों की महिलाएं ही इन्वॉल्व हुई थी, शहरों में तो सबसे पहले शुरू हुआ, लेकिन अब गांव तक भी ये वायरस पहुंच गया है कि उनको भी लगता है कि रील बना करके बहुत बड़ा बना जा सकता है। घरों में काम करने वाली महिला महानगरों में, वो भी सोशल मीडिया स्टार है। जिसके यहाँ काम कर रही है उसके तो 300 फॉलोवर हैं और जो काम कर रही है उसके 3 लाख फॉलोवर हैं। सही बात, फॉलोवर से कोई बड़ा थोड़ी होता है। क्योंकि वो आदमी अपना इंजीनियर है, वो कहीं उसको तो 2 लाख रुपए मिलते हैं महीने के, जहाँ काम करता है, योग्य आदमी है, और वो वहाँ झाड़ू पोछा कर रही है, उसके 3 लाख फॉलोवर है। तो फॉलोवर से पैसे थोड़ी मिलते हैं। अच्छा, इसमें मैंने जो रिसर्च करी, मुझे ये पता पड़ा कि शुरुआती दौर में काफी लोगों ने इसका विरोध भी किया। कपड़ों की बात जहाँ आ रही है, हाँ। आपने कहा ना कि धीरे धीरे ड्रेस बदली, वहां से कॉपी करते करते वायरस गांव तक पहुंचा। तो गांव में जब एक लड़की ने इस तरह के कपड़े पहने, विरोध हुआ जोर से। लेकिन महिला सुरक्षा के नाम पे महिलाओं से कुछ स्टेटमेंट्स आए, वो इस प्रकार के थे कि यार आप अपनी सोच को संभाल के रखो, आपकी नजरों में समानता होनी चाहिए। लड़कियों के छोटे कपड़े देख के अगर आपका मन डोल रहा है तो इसका मतलब कमी आप में है, लड़की में नहीं है। छोटे कपड़े से थोड़ी ना कुछ होता है। मेरे निजी विचार कुछ भी हो, वो मायने नहीं रखते हैं आज, पर आपके पर्सनल विचार क्या है कि क्या कपड़ों से फर्क पड़ता है? मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कहीं पे, एक मेरा मित्र बता रहा था मुझे कहीं पे, जब इस बारे में काफी लंबी चौड़ी डिबेट हो रही थी, तो उसने कहा कि एक लड़की सलवार सूट पहन के रोड पे जा रही है, किसी की नजर नहीं पड़ी, लेकिन एक लड़की उसी के 10 मिनट बाद स्कर्ट पहन के आई तो लोग उसके पीछे चलती है। मुझे ये रिलेटेबल लगा, मुझे लगा बात में सच्चाई तो है। आप क्या विचार रखते हैं? देखो, वही महिलाएं, जब कोई पुरुष उनको अधनंगा घूमते हुए दिखेगा ना, तो कहेंगी कैसा बेशर्म आदमी है। मैं नंगा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ी मर्यादा है। तो वो खुद ही कह देंगी कि कैसा बेशर्म आदमी है। तो फिर कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ा तो वहां क्यों पड़ा भाई? सही बात, कपड़ों से अंतर आता है। आप छोटे कपड़े पहन रही हो, किस मानसिकता से पहन रही हो? आपको किसको दिखाना है? इसका मतलब है ना, आपका उद्देश्य है ना दिखाने का। आप दिखा रही हैं, आप दिखा रही हैं तो लोग देख रहे हैं। अब लोगों के देखने से और आपके दिखाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लिया
और देखने वालों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखने वाले भी खुश हैं, दिखाने वाले भी खुश हैं, लेकिन फर्क कहाँ पड़ता है? जब कोई सभ्य महिला जा रही होगी तो लोग उसको भी देख करके यही अपेक्षा करेंगे और उससे उन्मादित हुए लोग उस पर कमेंट करेंगे, एक सभ्य महिला पर कमेंट करेंगे, सभ्य महिला को टारगेट करेंगे और उससे भी यही अपेक्षा करेंगे कि ये भी ऐसे ही कपड़े पहने, या नहीं भी उससे ऐसी अपेक्षा नहीं भी करेंगे तो उसको भी, जब एक को देखा और एक मन में विचारों की उत्पत्ति हुई, होती है, मानव स्वभाव है। मानव स्वभाव। ऋषि मुनि जब नहीं संभाल कर रख पाए तो हमारी क्या औकात है जो हम अपने विचारों को, सोच को संभाल के रखें। सही बात है। हमारे यहाँ तो उदाहरण है, विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। जब विश्वामित्र जी की तपस्या भंग हो गई, इतने बड़े ऋषि की तपस्या भंग हो गई, हम तो तपस्वी हैं ही नहीं, हम तो सबसे निकृष्ट लोग हैं, आज की दुनिया के लोग इंसान है, नीच इंसान है। सही बात पर। क्यों हमारा नहीं होगा क्या? आपको परिधान भी सभ्य पहनने होंगे और हमें भी अपनी सोच को संभाल के रखना होगा। दोनों बातें होगी। हाँ, दोनों को ध्यान रखना होगा। इसमें लड़कियों की जो पीड़ा होती है वो कुछ इस प्रकार वो अपने गुणगान करती है कि लाइक अगर वो बॉम्बे जैसी सिटी में जा रही है किसी रिश्तेदार के यहाँ या घूमने फिरने, तो चारों तरफ का जो माहौल होता है वो इसी प्रकार का होता है, तो उससे कहीं ना कहीं असहज महसूस होता है कि यार मैं ऐसी क्यों नहीं, या मुझे भी ऐसे पहनने चाहिए क्या। या फिर वो किसी क्लब में गई मान लो, या कोई पार्टी में गई, तो सब तरफ जो कपड़े होते हैं उसको देख के कहीं ना कहीं उसे छोटा फील कराया जाता है कि तुम तो गाँव से आई हो। ये भी एक पीड़ा है। ये हमारा केवल वहम है। अच्छा, क्यों? एक IPS लेडी पूरे कपड़े पहनती है कि नहीं पहनती है? बिल्कुल पहनती है। एक जो बड़े पद पर काम करने वाली इंजीनियर पूरे कपड़े पहनती है कि नहीं पहनती? क्यों? वो ब्रॉड माइंड नहीं है। वो बड़े पद पर काम करने वाली बड़े विचारों की महिला नहीं है। एक डॉक्टर नहीं पहनती है। किसी डॉक्टर को, किसी बड़ी इंजीनियर को, किसी सक्सेसफुल महिला को, किसी योग्य महिला को इस तरह से पार्टियों में नाचते हुए देखा है क्या? नहीं देखा। वो ऐसी चीप जगहों पे मेरे ख्याल से जाती ही नहीं है। तो ये तो आवारा महिलाएं जो इस तरह की बातें कर रही है। बाकी आप जीन टी शर्ट पहन के जा सकते हो ना, आप फुल टी शर्ट भी तो पहन सकती हैं। उनके जैसे कपड़े पहनने हैं आपको, उसके योग्य, महानगरों के योग्य कपड़े पहनने हैं, तो जीन्स और टी शर्ट से भी बदन ढकता है। लेकिन आप तो चाहो कि मैं ऐसे शॉर्ट कपड़े पहनूं जिससे लोग अट्रैक्ट हों, तो आपका उद्देश्य ही लोगों को अट्रैक्ट करना है, आकर्षित करना है, तो आकर्षित तो होंगे तो फिर गलत काम होंगे। अच्छा, मैं भी कभी कभार ऑब्जर्व करता हूं। आपने 100 लोगों को अट्रैक्ट किया है तो 100 में से 50 लोगों ने सोच लिया कि होगा यार जाने दो, 25 ने अपने मन पर जैसे तैसे नियंत्रण कर लिया, तो 25 तो ऐसे निकलेंगे जो फप्तियां कसेंगे। सही बात है। फिर आप उनको दोष दोगे कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आपका उद्देश्य तो आपका पहला उद्देश्य यही था, दिखाने का। अच्छा, ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है मेरे ख्याल से, मेरी तरफ से, पर मैंने एक चीज नोटिस करी कि शुरू में आपने जैसा बताया कि अमीरों की जो लड़कियां होती थी वो छोटे कपड़े पहना करती थी, फिर धीरे धीरे ये बीमारी गांव तक आई, फॉर एग्जांपल, है ना। नहीं, अब क्या हो रहा है कि सभी अमीरों की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर, एक बार के लिए मैं ज्यादातर शब्द का अपने आप को जिन्होंने बड़ा मानना शुरू कर दिया, या बड़ा अलग दिखाने की कोशिश की समाज से, तो ऐसा मान सकते हैं कि ज्यादातर अमीरों की जो लड़कियां थी उन्होंने सर्वप्रथम इस तरह की ड्रेसिंग सेंस को अपने जीवन में उतारना प्रारंभ किया, बाद में उनकी कॉपी होते होते ये बीमारी गांव तक आई। पर मुझे लगता है कि आजकल जो अमीरों की लड़कियां हैं ज्यादातर वो सभ्य हो चुकी है, और जो चीप लड़कियां हैं, नॉट ओनली इसमें गरीब अमीर का बात नहीं आ रही, पर जो मानसिकता से गरीब है उनको लगता है कि मैं ऐसे कपड़े पहन के बढ़िया दिखूं। जैसे कि एक गरीब आदमी EMI पे आईफोन लेके घूम रहा है सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं अमीर हूँ। ये एक वहम हो गया है। हाँ, कि छोटे कपड़े पहनने से हम ब्रॉड माइंड दिखेंगे, जबकि उन्हें छपरी वर्ड का टैग दिया जा चुका है आज। और आईफोन रखने से हम बड़े दिखेंगे, हम वो फटी वाली जीन्स पहनने से बड़े दिखेंगे, हाँ, हम इस तरह से बड़े, ये एक वहम है। आजकल साधारण व्यक्ति को बड़ा माना जाता है मेरी नजर में। तो नहीं, माना नहीं जाता, जो बड़ा होता है वो होता है। सही बात। किसी के मानने से न तो कोई छोटा हुआ है, न किसी के मानने से कोई बड़ा हुआ है। स्वामी विवेकानंद थे, बड़े थे, सही बात। उन्होंने प्रूव नहीं किया, प्रूव हो गया। उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में जो बोला तो लोग देखते रह गए, सुनते रह गए, क्या हो गया, ये क्या, आज तक नहीं सुना ऐसा। और फिर इंडिया से
भारत से आए हुए व्यक्ति के मुंह से। तो बड़ा तो अपने आप साबित हो जाता है जो बड़ा होता है, सही। और उसका निर्णय समय करता है, जनता करती है। आदमी स्वयं, अब प्रॉब्लम यह है कि आदमी यहाँ खुद निर्णय करने लग गया है कि मैं बड़ा हूं, खुद साबित करने लग गया। जब आप खुद को बड़ा साबित करने जाओगे तो आप बहुत छोटे साबित हो जाओगे। सही बात है। मेरी नजर में सबसे छोटा आदमी वो है जो अपने आप को बहुत बड़ा साबित करना चाहता है। अच्छा, शादी ब्याह जो आजकल हम देखते हैं, बिसावे भी आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, इसमें क्या गलत हो रहा है जो आपके जमाने में नहीं होता था उस समय और आज हो रहा है, और देख के आपको लगता है कि यार कितना मूर्ख लोग हैं यार, जबरदस्ती इसमें पड़े जा रहे हैं? हाँ, जो बेमतलब का जो खर्चा करते हैं, दिखावा करते हैं, जैसे? जिसका कोई उपयोग नहीं है। एक तो अनलिमिटेड खाना बनाना, और आजकल नए नए रीति रिवाज, और वो क्रेने लगा करके प्री वेडिंग के बारे में कुछ बोलिए। प्री वेडिंग शूट, हाँ मैं उसी पर आ रहा था। तो प्री वेडिंग शूट तो हमने तो देखा ही नहीं, हमारे तो जीवना भी ऐसे हुआ, मैं बताऊंगा अभी। हाँ। तो प्री वेडिंग शूट जो होता है उसको बेमतलब का एक खर्चा है, उनको हीरो हीरोइन टाइप पेश किया जाता है, और वो 2 दिन के लिए अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है, और फिर वो भी अपने आप को हीरोइन समझती है, और 3 साल बाद वो लोग आपस में लड़ झगड़ करके और तलाक ले लेते हैं। आजकल शादियां टिक नहीं रही है। हाँ। हालांकि उसका कारण ये नहीं है, पर टिक नहीं रही है। तो अब 3 साल तक चलानी है शादी, उसके लिए इतनी हीरोगिरी क्यों करनी, बेमतलब का पैसा ये क्यों? प्रश्न मैं लिख लेता हूँ कि शादी क्यों नहीं टिक रही। इससे बढ़िया तो आप अपने विचार अच्छे करो ना, जिससे शादी टिके। एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखो। पहले बर्दाश्त करना आता था लोगों को, आजकल नहीं आता। तो इसलिए तो एक वो क्रेने लगा करके ऊपर वरमाला, उसके टूटने गिरने की बहुत सारी घटनाएं भी हुई है। हाँ, तो ऐसा करने का क्या मतलब? और एक आजकल स्टेज पे जाते हैं तो चारों तरफ से धुआं छोड़ते हैं, वो गैस छोड़ते हैं और धुआं कर देते हैं, जैसे हाइड्रोजन दुल्हन स्वर्ग में चल रहे हैं, जीते जी स्वर्ग में पहुंचा देते हैं उनको। और वो वरमालाएं लेकर के एक ड्राई आइस सामने खड़े हैं, और दूल्हे को लेकर के ऐसे जाते हैं जैसे एमएलए का फार्म भराने लेके जा रहे हो, आगे आगे ढोल बजाते हुए। हमारे समय में तो ये सब नसीब में नहीं था। सबसे पीछे दूल्हा ही चलता था आपके समय में। हाँ, सबसे ऐसे चुपचाप बैठा। उस समय भी पिताजी को ये अधिकार थे कि सजे सजाए दूल्हे के चाटा मार दे, ये अधिकार थे। अब तो कुछ कह के देखो, रूस जाओ आजकल तो वो उस समय अलग था मामला। मैं तो ऐसे बैठा दिया था मुझे तो एक जगह, हाँ। और लोग आ रहे हैं, जिम के जा रहे हैं, पिताजी से नमस्कार कर रहे हैं, अपने से कोई पूछता नहीं था। और पूछ कर भी क्या करना है, एक दिन का हीरो। हमारे यहाँ दूल्हे को एक दिन के लिए शस्त्र धारण कराए जाते हैं, तलवार दी जाती है तोरण मारने के लिए, कि आज आखिरी दिन है तेरा बस शस्त्र धारण करने का। उसके बाद तुझे हमेशा शस्त्रों का सामना करना है। अब तेरी जिंदगी खत्म हो रही है तो आखिरी बार तू तलवार उठा ले। आखिरी बार उसे राजा बनाया जाता है, क्योंकि जिंदगी भर अब गुलाम बन के रहना है। तो आखिरी बार उसको राजा बनाया जाता है, साफा पहनाया जाता है, उस पर तुर्रा लगाया, फुल इज्जत दी जाती है। फुल इज्जत दी जाती है, घोड़ी पर बिठाया जाता है, उसके खूब लाड लड़ाए जाते हैं। माएँ लाड लड़ाती है कि यार अब हमारा बेटा, बस इसकी जिंदगी खत्म हो, ये पराया हो रहा है, ये पराया हो रहा है, अब ये उसके इशारों पर नाचेगा। और आज से नहीं, सदियों से होता आया, सदियों से यही होता आया है, और ये मानव स्वभाव है। ये मस्ती की बातें हैं, इसमें कोई गलत भी नहीं है। पर ये शादी है, शादी ब्याह के पहले जो होता था उसमें शादियां जो होती थी, आज लोगों को इतना समय भी नहीं है। पहले शादियों का जो आनंद लिया जाता था, अब आनंद नहीं लेते। अब तो ड्रेस कोड आते हैं कि सबको एक तरह की ड्रेस पहननी है। अब जिसके पास उस तरह की ड्रेस नहीं है, वो बेचारा साइड में एक रबड़ी की, वो राबड़ी की गिलास लेकर के खड़ा रहता है कि यार इसमें अगर आज ये ड्रेस मेरे पास भी होती ना, जैसे हल्दी में पीले कपड़े पहनना, हल्दी में पीले कपड़े पहनने हैं, सब तरह के अलग अलग, आज इसमें हरे कपड़े पहनने हैं, उसमें नीले कपड़े पहनने हैं, उसमें ये वाला वो रहेगा। और वो अच्छा, इसमें जैसे मेरा इसमें उसमें टेंशन कितना, जहां तनाव है वहां आनंद नहीं आ सकता। जहां आपको अनुशासन, आपको रूल में बांध दिया जाए, नियम में बंद कर भी काम होते हैं, ऐसा नहीं है नियम गलत है, लेकिन नियम में बंद करके काम वहां किए जाते हैं जहां इसकी जरूरत हो। शादी एक आनंद का विषय है, मनोरंजन का विषय है। शादी एक मांगलिक कार्यक्रम है, उत्सव है, उत्साह है। तो उसमें कहाँ, मतलब नियम तो उसके भी हैं, लेकिन इंसान को इतना नहीं बांधना चाहिए कि यहाँ तो ये पहनना है, वहाँ ये पहनना। शेड्यूल कर दिया जाता है। शेड्यूल नहीं चाहिए, वो मस्ती के साथ रहो। भैंसों के बाड़े में बैठ के जिमा हूं मैं, नीचे बैठ के पत्तल दोने में, खाकरा का पत्ता पातला, खाकरा का दूना,
जीने चारों तरफ ये जो हुआ ना भाटा, ये लगा दुनान ढाबणो पड़तो, गोड़ो तो नीचे पड़ जाता। ढुल जातो, डाल ढुल जाती वमो, तो ढाबणो पड़तो। और वहां में खोपरा पाक की चक्कियां, ब्याह में जो सब रिच खानो हो, रिच खाना खोपरा पाक की चक्कियां, गुलाब जामुन और दाना मेथी की साग और दुना में दाल। और पचे धीरे धीरे ये तार फेणीन घेवर तो पचा आया। अच्छा आया, अच्छा नमकीन को प्रचलन आयो, बारीक नमकीन वाटे में घणी स्वाद लागती। और नमकीन की तो यूं इच्छा है कि यार तुम भर घरे ले जावा। ले जाता हूँ लोग चितारनिया बांध करे। तो ये समय था, उस समय आनंद बहुत था। मेहमान भी काफी दिन रुकते थे, बुआ जी और आते थे। पहल पावनी कहाँ आएगी, आप शादी तो वहां कर रहे हो होटल में, तो पहल पावनी का स्वागत ही वही होता है। पहल पावनी जो बाकी मेहमान है उससे 15 मिनट पहले आती है, पहले 15 दिन पहले आती थी। कौन आती थी? घर की बहन बेटी, शगुन माना जाता है, वो उसका अधिकार भी है, उसका घर है। वो बहन आती थी, उसका स्वागत होता था। बुआ जी आती थी, उसका स्वागत होता था। और बुआ जी की घर में चलती थी, बुआ जी का राज था घर में। आज भी हमारे जो परिवार में बड़े बुआ जी हैं, जिनको जीजी कहते हैं, जीजी बाई कहते हैं, उनका बहुत सम्मान है। वो घर में अभी भी हमारे घर में निर्णय प्रभावित करते हैं, और अच्छा लगता है कि हमारे घर में वो हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। बहन बेटियों का आशीर्वाद लेना चाहिए, वो परंपरा थी। अब बहन बेटियों का आशीर्वाद लेने की, बहन बेटियों का स्वागत सम्मान करने की वो परंपराएं है। लोग बहन बेटियों से अभी प्यार करते हैं, लेकिन अब ठीक है, इतना ध्यान नहीं देते। अब तो साज सज्जा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अच्छा दीपक जी, इन सब के बीच में एक बहुत गहरा विषय जो मेरे मन में पनप रहा है, मुझे आशा है कि जितने भी देखने वाले हमारे दर्शक हैं, आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा। ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से आज के जमाने में कंफ्यूजन में जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं, दिखावे में जी रहे हैं। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साक्षात्कार करो दर्शकों को। उस जमाने में एक पूरे परिवार में, संयुक्त परिवार के अंदर 20-20, 30-30 मेंबर्स हुआ करते थे। 4-4 भाई के बेटे भतीजे सब साथ में रहा करते थे। वो जमाना कैसा था वर्सेस आज ज्यादातर परिवार एकल हो चुके हैं। बेसिकली मैं जॉइंट फैमिली से आता हूँ और मैं खुश हूँ, मेरा पूरा परिवार खुश रहता है, हम पूरे आनंद से जिंदगी को जीते। मैं देखता हूँ अपने कुछ दोस्तों यारों में जो एकल परिवार में होते हैं, और वो ज्यादातर दुखी ही रहते हैं। दुख उनके जीवन का मेन अहम हिस्सा बन चुका है। तो परिवार से कैसे खुशी मिल सकती है, इसके संदर्भ में थोड़ा सा मैं आपसे विश्लेषण चाहूंगा। आप लोगों को बताओ कि पुराने जमाने में लोग रहा कैसे करते थे, गाँव में जिंदगी हुआ कैसे करती थी, जब पैसा, पद, प्रतिष्ठा, खान पान सब सेकंड नंबर पे आता था, लेकिन भाई पहले आता था, बेटा पहले आता था, माँ पहले आती थी, पिताजी पहले आते थे। उनके विचार मतलब सर्वोपरि होते थे। तो मैं एक आपकी नजरों से देखना चाहूंगा उस जमाने को। देखो, उस जमाने में पैसा नहीं था, इसलिए पैसे की वैल्यू भी नहीं थी, इम्पोर्टेंस ही नहीं थी। तो पैसे की लड़ाई नहीं होती थी, धन संग्रह की कोई लड़ाई नहीं होती थी। बस कमा के लाना है, घर सबको चलाना है। अब धीरे धीरे काम कमाई होने लगी, तो अलगाव भी बढ़ा परिवारों में, और अपने अपना हिस्सा मांगना, अलग होना, और यूं विचार आने लगा कि यार मेरी कमाई तो इतनी है। भाइयों के मन में नहीं आता, लेकिन उनकी पत्नियों के मन में आता है कि मेरे पति की कमाई तो 2 लाख रुपए महीने की है, और जो हमारे देवर जी हैं उनकी तो कमाई 50,000 रुपए महीने की है, और साथ में रह रहे हैं, पैसा सबका साथ में जमा हो रहा है। अगर वो पैसा पिताजी के साथ जमा हो रहा है, तो पिताजी के पास तो मान लो 2.5 लाख रुपए महीने का जमा हो रहा है, 2.5 लाख रुपए बच रहा है। तो अंत में जब हिस्सा होगा तो मेरे देवर के तो बिना वजह से आधा चला जाएगा, और वो तो सारी कमाई तो मेरे पति की है। तो अब क्या है कि ये छोटी छोटी बातें जो है, और अब तो सबसे बड़ा योगदान लड़की के माँ बाप का है परिवारों को अलग करने में। लड़की के माँ बाप का ये योगदान है कि वो लड़की देते ही उस घर में है कि हमारी लड़की सास की सेवा नहीं करेगी, सास खेती नहीं करेगी, सेवा नहीं करेगी, खेती नहीं करेगी, और हमारी लड़की अलग रहेगी और शहर में रहेगी और अपना घर लेके रहेगी, तो हम शादी करें। बाकी कंडीशंस रख दी गई है। हाँ, अलग रहेगी, माँ बाप के साथ, भाइयों के साथ नहीं रहेगी। तो ये कंडीशंस रख दी, तो वो जो खुशियां थी वो खत्म हो गई। उसमें ये फायदे थे संयुक्त परिवार में कि लड़कियां बिगड़ती नहीं थी, सबकी नजर में रहती थी। और संयुक्त परिवार का जो सबसे क्रूर प्राणी होता था, क्रूर शब्द मैं यूं मजाक में यूज कर रहा हूँ, क्रूर प्राणी होता था वो था काका। वो बहुत कूटता था। सही बात है। काका जी बहुत कूटते थे,
जहाँ देखते वहां कूटते। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम भी वही करते। हाँ, प्रेम करते थे, वो हमारा भविष्य बनाना चाहते थे। वो जहाँ देखते वहां कभी कभी तो बिना वजह भी कूट देते थे हाँ। कि यार इसके पढ़ते रहना चाहिए तो ये लाइन में रहेगा, बस इस वजह से ही कूट देते थे। लेकिन उससे क्या है कि वो पीढ़ी बिगड़ने से बच गई, संस्कार आ गए। आज हमारा बच्चा कहाँ सिगरेट पी रहा है, कहाँ दारू पी रहा है, पता ही नहीं है। संयुक्त परिवार में 10 लोग होते हैं, घूमते रहते हैं, देख लेते हैं, देखते ही वहीं जूते मारते हैं। सही बात, यूं कोने के तार पापा हाँ, घर जाके कहेंगे अब जूते नहीं मारते, अब भाई बंद है, देख लिया, बढ़िया, तो एक कुछ तो सोचते हैं। अच्छा, कुछ ज्यादा करीबी होते हैं तो कहते हैं कि इसके पिताजी को बुला के कहेंगे। कुछ इस डर के मारे नहीं कहते हैं कि यार रहने दो यार, अपने क्या लेना देना, फिर नाराज हो जाए, कहीं अपने ऊपर नहीं आ जाए। सही बात है। तो अब जो संयुक्त परिवार नहीं होने के नुकसान जो है कि बच्चों का जो भविष्य जो है वो असुरक्षित है। तो कहाँ जुआ सट्टा खेल रहा है, कहाँ पैसे बर्बाद कर रहा है, कहाँ गलत रास्ते पे जा रहा है, उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। क्योंकि पिताजी तो टिफिन लेकर के काम पे चले जाते हैं, माँ घर का काम करने में व्यस्त है, और बेटे की बात मानने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है कि मैं दोस्तों के साथ आज वहाँ जा रहा हूँ और फिर वो वहाँ से पता नहीं कहाँ निकल जाता है, कोई गारंटी नहीं है। और बड़ों की इज्जत तो हमने ख़त्म ही कर दी। आज देखो आप 60 साल से 65 साल के लोगों की हमने कविताओं में और कहानियों में तो बहुत इज्जत है अभी भी, और सोशल मीडिया पे रील बनाते हुए कहते भी हैं कि हम बुजुर्गों की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन वास्तविक इज्जत है क्या? आप शादी ब्याह में उनसे पूछते हो क्या? या उनके अकॉर्डिंग कोई काम होते हैं क्या? उनके मन के अनुसार कोई काम करते हैं क्या? शादी ब्याह करते हैं, कोई बड़ा काम करते हैं तो जैसा वो बताते हैं वैसा काम होता है क्या? नहीं होता। हमने उनको मान लिया कि इनको कुछ नहीं आता। इस पीढ़ी ने जो 60-65 साल के व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, उनको मान लिया कि ये नाकारा है। नहीं है, उनके पास 65 साल का अनुभव है, उनके पास जिंदगी के अनुभव है। तकनीक नहीं है उनके पास, लेकिन अनुभव आप हमसे अभी भी ज्यादा है। ज्ञान अनुभव से आता है, ना किताबें पढ़ने से आता है और ना रील देखने से आता है। ज्ञान अनुभव से आता है और उन्होंने अनुभव लिया है। और मान लो बोले हैं नहीं आता है तो वो पूछेंगे किसी सक्षम व्यक्ति से, पूछ करके कम से कम अपने बेटे को तो गलत मार्गदर्शन नहीं देंगे। पूछना चाहिए। बुजुर्ग हमारी शान है। बुजुर्गों की गांव आज वीरान लगने लग गए, क्योंकि बुजुर्गों का जब तक मान सम्मान रहेगा तब तक ही गांव अच्छा लगेगा, घर अच्छा लगेगा, शहर अच्छा लगेगा। पता नहीं, मैं जब छोटा हुआ करता था तो बुजुर्गों की आंखों में खौफ देखता था, मतलब एक गुस्सा देखता था, लेकिन आज मुझे कहीं ना कहीं उनकी आंखों में डर नजर आता है। वो डरते हैं किसी अनहोनी से कोई कुछ कह दे। मैं इसी विषय पर आना चाहता था। आज मैं बचपन में मैं छोटा था, तो आप मेरे में उम्र का कोई बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है। आप कितने साल के हो? मैं 45 साल का हूँ। मैं अभी 29 साल का हूँ। बहुत फर्क है, बहुत लंबा चौड़ा। तो यहाँ पर विचारों से मान सकते हैं कि कोई फर्क नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को 50 साल का बुजुर्ग व्यक्ति समझता हूँ। और मैं अपने आप को 25 साल का समझता हूँ। तो क्या है कि एक समय में मुझसे अगर कोई 3 साल भी बड़ा है, मैं आज भी उनको भाई साहब कहता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। और मुझसे 6 महीने भी बड़े हैं मेरे परिवार के, तो मैं उनके पाँव छूता हूँ। तो अच्छी बात है, क्योंकि बड़े हैं। सही बात। और ये किसका निर्णय है? ये ईश्वर का निर्णय है। सही बात। तो ईश्वर के निर्णय के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ मैं? ईश्वर ने मुझे उनके बाद पैदा किया, ईश्वर ने उनको मुझसे पहले पैदा किया, बड़ा बना करके भेजा। ये उस भगवान का निर्णय, ये उस भगवान का सम्मान है, बड़ों का सम्मान करना। लेकिन आज सड़क पे चलते समय कोई अगर बुजुर्ग आदमी गाड़ी चला रहा है तो पीछे से आवाज उसको इतनी गंदी गंदी गालियां दे करके बोले नहीं चलाने आता तो घर से क्यों निकला, बीमा पास हो जाएगा ना अभी, क्या मेरे ही भरोसे मेरी गाड़ी की आके नीचे मरने का प्लान है क्या? इस तरह से जलील किया जाता है, इसलिए डरते हैं। आज की युवा पीढ़ी अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करती। आप अगर बड़े होने के अधिकार से किसी को डांट रहे हो तो आप बहुत गलत फहमी में हो, आप कुछ न कुछ वहां से पिट करके निकलोगे। इसलिए बड़े होने का भ्रम ही त्याग देना चाहिए इस जमाने में, उम्र में बड़े होने का। तो क्योंकि युवा पीढ़ी सम्मान नहीं करती, अब उम्र में बड़े होने का कोई औचित्य ही नहीं रह गया। अच्छा, बुजुर्गों को क्या चाहिए युवा पीढ़ी से? अपने बच्चों को तो चाहिए उनके पास बैठे, उनके से बात करे, उनकी बातें सुने, बस इतना सा चाहिए। और उनकी बात मान ले। वो कुछ चीज मंगाए तो उनको तुरंत चाहिए,
बुजुर्गों की मैं रहा हूँ नाना जी के पास। नाना जी 3 साल तक बेड पे रहे, तो बेड पे रहने के दौरान उनको नहलाना धुलाना, जो भी उनके सब काम है, उनको शौच के लिए ले जाना, और उसके बाद 1 साल तक तो बेड पर ही मैं उनको शौच वगैरह करवाता था, और साफ सफाई करना। बस उनको एक ही वो रहती थी इच्छा कि मेरे पास बैठे, मुझसे बात करे, मेरी बातें सुने, और मैं कोई चीज मंगाऊं तो वो तुरंत ला करके दे दे। कोई बहुत बड़ा, कोई सोना थोड़ी मांग रहे, छोटी सी बात, कुछ नहीं। मान लो मार्केट से कोई एक चीज है कि यार ये एक च्यवनप्राश लेते आना, च्यवनप्राश लेके आना, हाँ सही। बहुत बढ़िया बात बताई, तो लाके उनको उसी समय दे दो, वो बहुत खुश रहेंगे। सिर्फ इतने से कार्य में आपको बुजुर्गों के इतने आशीर्वाद मिलेंगे, इतने आशीर्वाद मिलेंगे। और ये बुजुर्गों ने अगर आशीर्वाद दे दिया ना, तो मैं और कोई बात तो ज्यादा मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन एक चीज है, आपको जीवन भर मन में इस बात की प्रसन्नता रहेगी कि मैंने मेरे पिताजी को प्रसन्न करके भेजा। और जीते जी आप खुद भी स्वयं भी स्वर्ग में जिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद आपके साथ। बस बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, मोबाइल के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे आज अपन, क्योंकि ये डेडिकेटेड है ये एपिसोड समाज सुधारने के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि मोबाइल के ऊपर आप क्या विचार रखते हैं। मोबाइल का आगमन एक टेक्नोलॉजी के रूप में था, लेकिन एक लत के रूप में ये बच्चों को बिगाड़ चुका है। बच्चों के जीवन में 90% जो खराबा कर रहा है वो मोबाइल है। स्क्रीन टाइम, जिसे मोबाइल देखने का जो समय होता है वो माना जाता है, लगभग 12-12, 15-15 घंटे बच्चे पूरे दिन का मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, एक एवरेज आदमी। फोकस टाइम जो है वो एक इंसान का एवरेज 5 सेकंड रह चुका है। व्हेल मछली का जो होता है वो भी 9 सेकंड 10 सेकंड का होता है, लेकिन इंसानों की क्षमता उससे भी गिर चुकी है। और बिना फालतू इंसान को भ्रम होते हैं कि फोन बज रहा है, बीमारियां जैसा प्रतीत होता है। बिना फोन का लॉक खोले वो 1 सेकंड भी अपना काट नहीं सकते। तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी आपकी भावना को, विचार को समझना चाहूंगा। देखो, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो सकारात्मक तो ये है कि मोबाइल के आने से बहुत सारी समस्याओं का हल भी हुआ है। मोबाइल के आ जाने से आज बेटी घर से विदा होती तो माँ बाप को रोना नहीं पड़ता कि अब इससे कभी बात ही नहीं कर पाएंगे। पहले माँ बाप इसीलिए तो रोते थे कि यार बेटी अब सदा सदा के लिए दूसरे घर में जा रही है। अब नाटक आज तो रोने का वो भी गलत है, नहीं करना चाहिए। अब जब रोने की जरूरत नहीं है तो किस बात के लिए? खुश होके जाओ ना, कि जाते ही फोन करूंगी पापा कैसा है माहौल। हाँ, अच्छी बात है, फोन है, अच्छी बात है, बात हो जाती है, माँ बाप से बात हो जाती है, रोज बात हो जाती है, पापा मैं बहुत खुश हूँ, रोज बात हो जाती है। और बच्चों की पढ़ाई में भी काम आता है। आपके बैंक अकाउंट वगैरह के सारे वो सब काम की बात तो हर एक चीज है मोबाइल में। और ये सकारात्मक बातें सब जानते हैं, लेकिन नकारात्मक बातें भी सब जानते हैं, लेकिन मानते नहीं है। नकारात्मक बातें आपने जैसे बताई कि बच्चे और ये मोबाइल से बिगड़ रहे, मैंने इसके ऊपर एक कविता लिखी। और अच्छा, रील बनाने का जो फैशन हावी हुआ ना, इसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी कि बड़े घर वालियां हैं जीजा जी की सालियां हैं, बोलकर गालियां यूं नजरें मिला रही, झिलमिल कातिल सी अदाएं बिखेर कर झटके अटैक वाले दिल को दिला रही, बूढ़े बूढ़े देखे सीन मोबाइल में रंगीन। बूढ़े जब सीन देखते हैं तो उसमें हो सकता है कभी कभी दादाजी रील देख रहे हैं, कभी कभी उनकी पोती भी आ गई कभी कभी पोते की बहू भी आ गई, तो उस समय कितना शर्मिंदा होना पड़ता होगा कि बूढ़े बूढ़े देखे सीन मोबाइल में रंगीन, रूप सी दिखा के रूप चाशनी पिला रही, 3-3 बालकों की मम्मियां भी देखो आज आईफोन लेकर के कमर हिला रही। तो काले भंवरे ढूंढ रहे हैं खुशबू गोरी कलियों में, मेरा भारत भटक रहा है मोबाइल की गलियों। गजब गजब गजब, बहुत प्यारी रचना, बहुत सुंदर रचना। ये एक लिखा था, तो कितनी बढ़िया है जो तो मैं नहीं जानता। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, बहुत सुंदर रचना। इस तरह का पहले कभी हमने नहीं सुना। हाँ, मेरे मन में आता है तो लिख देता हूँ। हिंदी के मुझे मेरे गुरुजी ने सारे छंद सिखाए हैं हिंदी के। अच्छा, आपके गुरुजी कौन थे यार? ये मैं पूछना भूल गया। हाँ चलो, इसी बहाने गुरुजी को थोड़ा सा प्रणाम करके याद कर लेते। मेरे गुरुजी मुकेश जी शर्मा हैं, जो अजमेर के रहने वाले हैं। भीलवाड़ा यूआईटी में नौकरी करते थे जी। अभी रिटायर हो गए हैं और उदयपुर जाके शिफ्ट हो गए हैं। अभी उदयपुर रह रहे हैं, भीलवाड़ा रहे हो काफी समय। मेरा एक दोस्त था, तो उसने मुझे उनसे मिलवाया कि तू जो ये लिखता है ना, इसको सही कर देंगे और तुझे अच्छा लिखना सिखा देंगे, रिफाइन कर देंगे, तुझे इसकी तकनीक बता देंगे। तो अच्छा, गुरु का तो आशीर्वाद ही काफी होता है। तो मैं उनसे मिला पहली बार, बड़े सहज व्यक्ति थे, उनका शायर थे, तो
तो उनका नाम था मुकेश जी परवाना। हाँ, परवाना अच्छा, नाम वो भी कवि। हाँ, बड़े शायर थे। उनकी 4 किताबें प्रकाशित है, अर्के हयात, तुझको लिखते लिखते दीवानी, इस तरह की। बड़े शायर मिजाज के व्यक्ति थे और प्रेमी व्यक्ति। तो उन्होंने मुझे देखते ही, मेरे दोस्त ने कहा कि ये भी लिखता है। अच्छा, लिखता है? पहला ही शब्द उनके मुंह से निकला, आप पारंगत कर देंगे। तो मैं पारंगत हुआ नहीं हुआ ये तो मैं नहीं जानता, पर उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने गज़लों की बहरें सिखाई, हिंदी के सारे छंद सिखाए, कविताएं लिखने का नुक्ता। तरीका, हाँ वो ज़ेरो ज़बर नुक्ता सब सिखाए, और कविताएं लिखने का जो तरीका होता है हिंदी का, वो सब सिखाया। और मुझे कहा कि तू बहुत अच्छा लिखता है। मेरी टूटी फूटी कविताओं को सुन सुनकर ये कहा कि तू बहुत अच्छा लिख रहा है। ये कहने से क्या उत्साह बढ़ता है। उत्साह बढ़ा तो मैंने और अच्छा लिखने का प्रयास किया। फिर कहा बेटा ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे नहीं। मैं रोज डायरी लेके उनके पास बैठता था। तो जो तकनीक जो है कविता का, जो तकनीकी पक्ष है, क्योंकि भाव तो खुद के अपने ही होते हैं। कविता में 2 पक्ष होता है, कला पक्ष और भाव पक्ष। तो जो भाव पक्ष होता है वो सिखाया नहीं जा सकता, वो अंतरात्मा से आता वो है। अंतरात्मा से आता है। और कला पक्ष जो है वो सिखाया जाता है। तो जो रस निष्पत्ति होती है वो भाव पक्ष से और कला पक्ष से, दोनों के मिलने से होती है। 9 रस होते हैं। बिल्कुल। मैंने हास्य रस चुना बाद में। मैं पहले वीर रस का कवि था, देशभक्ति का कवि था। और जब मेरे पास कमा खाने का कोई साधन नहीं था और वीर रस के कवि बहुत थे तो मुझे मंच कम मिलते थे, तो फिर मुझे किसी ने कहा कि तू तो हंसा भी बहुत अच्छा सकता है। हंसाता ही था मैं, क्योंकि आप में एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। आप नेचुरली लोगों को एक रिलेट करवा पाते कितना अच्छा है ये मैं नहीं जानता, पर मेरी बातों से लोग हंस जाते हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, ये काम ठीक है। तो फिर मैंने हास्य रस पकड़ लिया, और हास्य रस पकड़ने से वह ठीक है, मेरे घर का खर्चा चलने लग गया, अभी भी चल ही रहा है। बढ़िया 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 सर। अच्छा, प्रकृति प्रेमी हैं आप। काफी सारी कविताएं मैंने आपके प्रकृति को लेके देखी और कुछ वीडियोस भी देखे थे मैंने आपको। तो प्रकृति को लेके आपके विचार क्या है? प्रकृति प्रेमी मैं बचपन से हूँ। हमारे खेत पर 2 आम के पेड़ थे, 40-50 नींबुओं के पेड़ थे, संतरे के पेड़ थे और नीम के पेड़ थे। तो पेड़ों के बीच में, प्रकृति के बीच में अब भी भाग भाग कर जाता हूँ कहीं। मुझे मतलब ईश्वर के दर्शन मुझे वहीं होते हैं। मैं ईश्वर मानता हूँ इस प्रकृति के अंदर, क्योंकि ईश्वर तो हर जगह है। तो ईश्वर जो है वो सबसे सुंदर है, ये हमें धर्म ने बताया। तो सबसे सुंदर तो ये पेड़ और यही है, प्रकृति। तो मैं इनके बीच में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि ईश्वर की गोद में आ गया हूँ, ईश्वर के पास आ गया हूँ। तो अभी भी मैं, अब क्या है कि प्रकृति को बचाने के नाम पर जो हो रहा है, तो मैंने एक व्यंग्य लिखा था कि पेड़ लगाने के लिए जो बजट आता है उससे भी आदमी का जीवन संवर जाता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ हमारे जीवन दाता है। एक कविता और लिखी थी कि प्रकृति और पर्यावरण को बचाने की सरकार ने योजना बनाई, जंगल के बीचों बीच बैठक बुलाई, कुछ पेड़ काटकर सफाई कराई, कुछ पेड़ काटकर टेम्परेरी झोपड़ी बनाई, साथ ही नाश्ते पानी का इंतजाम के साथ जाम, खाना पीना, तेज साउंड के साथ रोशनी जगमगाई और मनोरंजन के लिए एक नाचने वाली भी बुलाई। नशे की हालत में विचारों का दरिया बहा, एक वन्य जीव प्रेमी नेता ने मुर्गे की टांग चबाते हुए कहा, यही हमारा हंसता खेलता सुखी संसार है, मुझे पशु पक्षियों से बहुत प्यार है। सैल्यूट सैल्यूट सर, सैल्यूट। बहुत जबरदस्त चीज बोली आपने, बहुत गहरी है। जो समझ पाए वो कमेंट करके बताना कि क्या गहरा लगा इसमें आपको। आगे का प्रश्न लेते हैं सर, नेताओं के ऊपर। जब बात हो ही रही है इससे रिलेटेड, तो नेताओं के ऊपर भी सर 2 बात हो जाए। नेताओं पर तो क्या बोलना है, मैं नेताओं पर ही बोलता हूँ। जब मंच पर बोलते हैं तो अब आजकल नेताओं में सहन शक्ति नहीं है, तो सुनना नहीं चाहते। और जो सुनना नहीं चाहते, जो नहीं सुनते हैं, तो फिर उनका ज़्यादा समय अच्छा भी नहीं रहता। क्योंकि सुनने वाले जो नेता रहे हैं उन्होंने बहुत लंबा जीवन जिया है राजनीति में। क्योंकि सुन करके ही तो आपको पता चलता है, आत्मावलोकन करने का जो अवसर मिलता है वो सुन करके ही मिलता है। पर आजकल नेता लोग तीक्ष्ण प्रहार झेल नहीं सकते, क्षमताएं कम हो गई है। आते हमारे समाज के ही नेता, कोई अलग प्राणी नहीं है, वो हमारे ही समाज का हिस्सा है।
आप और हम में से ही कोई है वो नेता है। लेकिन अरस्तु ने कहा था दुष्ट पुरुष की अंतिम आश्रय स्थली राजनीति है। वो बड़ा आसान काम है। जब आदमी को कहीं सफलता नहीं मिलती, किसी काम धंधे में सफलता नहीं मिलती, तो वो व्यक्ति राजनीति का सहारा लेता है। और हर आदमी नहीं, जिसमें उसमें भी टैलेंट होता है, साम दाम दंड भेद, और मूर्ख बनाने का जिसमें सर्वाधिक टैलेंट होता है वो राजनीति में आता है। ये आज से नहीं, वर्षों से, आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान में कहा जा रहा है, जो मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन एक विशेष बात यह है कि नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, नेता नेता होता है। हम इनके पीछे एक दूसरे के संबंध बिगाड़ लेते हैं। हम पार्टी की विचारधाराओं में खो करके एक दूसरे से लड़ भिड़ पड़ते हैं, जबकि आपको यही नेता एक साथ चाय पीते हुए मिलेंगे, पार्टियों में मिल जाएंगे। ये इनके काम नहीं अटकते हैं। विपक्ष के काम भी होते हैं, सत्ता के द्वारा सब काम विपक्ष के किए जाते हैं। और कोई भी सत्ता हो, दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के काम नहीं अटकते हैं, उनका व्यापार नहीं अटकता है। उनकी कोई आज दिन तक भ्रष्टाचार के केस में गिने चुने नेताओं को छोड़ दिया जाए तो इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कोई जेल में गया क्या? जो हाल पद में है वही बहुत सारे नेताओं पे भ्रष्टाचार के केस अभी भी चल रहे हैं। गया क्या कोई नेता? नहीं गया। क्यों? कि एक दूसरे को बचा लेते हैं। ये सब साथ मिल करके हमारा शोषण करते हैं। लोकतंत्र है, हमें हमारा ही खून पीने वाले लोगों को हम मालाएं पहनाते हैं, ढोल से उनका स्वागत करते हैं, ढोल बजा करके उनको साफा पहनाते हैं, उनको तिलक करते हैं, कहते हैं कि जाइए सीट पर बैठिए और पी लीजिए हमारा खून। यह है लोकतंत्र। अद्भुत विचार है सर आपके। अच्छा, कवि की दृष्टि में सुख क्या है? एक दीपक जी पारीक की दृष्टि में सुख की परिभाषा क्या है? व्हाट इज हैप्पीनेस? आपकी जरूरतें पूरी हो जाए, बस वही सुख है। आपको प्यास लगी, अभी आपने और हमने पानी पिया, प्यास बुझ गई, सुख आ गया। जब तक पर ये सुख खत्म क्यों नहीं होता फिर लोगों का? इसमें लालसा क्यों बढ़ती जाती है? का लालसा ही तो है। आपने जवाब भी दे दिया। लालसा ही तो जो है वो दुख का कारण है। पीछे भागते हैं ना, सुख के जब पीछे भागने लगते हैं तो दुख की जैसा पानी अवेलेबल है, उपलब्ध है, वो पिया और प्यास बुझा ली तो आप सुखी हो। और अगर आपको वो चाहिए 700-800 रुपए वाली बोतल तो आपको 3 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। तो 3 घंटे आप ज्यादा दुखी रहेंगे उस आदमी के निस्बत जिसने नल का पानी पी लिया था 3 घंटे पहले, जिसको प्यास लगी थी। तो जिस समय जो जरूरत है उस जरूरत के अनुसार काम कर लो। और आदमी का खुद का सफल होना सुख नहीं है, खुद का बहुत बड़ा आदमी बन जाना सुख नहीं है। आप कितना ही पैसे कमा लो, अगर आपके बच्चे गलत निकल जाएं और उस सबको बर्बाद कर दें तो बुढ़ापे में आपको वापस दुख की तरफ धकेल देंगे। आप कितना ही बड़े आदमी हो और बच्चे आपकी इज्जत सारी खत्म कर सकते हैं अगर गलत निकल गए तो। सही बात है। तो इंसान के बच्चे सक्सेस हो जाएं, बच्चे अच्छे निकल जाएं। सक्सेस होना ना होना ईश्वर के हाथ में, उनकी मेहनत पर है। अच्छे निकल जाएं, सही रास्ते पर चलने वाले निकल जाएं, संस्कारवान निकल जाएं और बुढ़ापे तक आपकी सेवा कर लें, ये सबसे बड़ा सुख है। सुंदर। अच्छा, अब कुछ कमेंट वाले क्वेश्चंस लेंगे हम, जो हमारे दर्शकों ने जो भी कमेंट में क्वेश्चन लिखे थे। इसमें फनी वाला एक सेगमेंट है जिसको अंत में लेंगे हम, क्योंकि माहौल अभी थोड़ा सा इस तरह का है, तो हम थोड़े सीरियस क्वेश्चन पहले लेते हैं। समाज सेवी नारायण जी भदाला, आपके मित्र भी है बहुत अच्छे, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि आपके बचपन का वो मित्र जो आज भी आपके हर सुख दुख में है, वो कौन है? और आज के समय की मित्रता पर आपका क्या विचार है? मित्रता पर तो मेरे विचार हमेशा सकारात्मक ही रहे हैं और सुख दुख का साथी भी है, तो मैं उसका नाम नहीं ले सकता। मैंने पहले ही क्योंकि बाकी के 4 साथी बाकी के बुरा मान जाएंगे, और बुरा किसी को बुरा मानने ना मानने की परवाह नहीं करता। जो वास्तविक हैं उनमें से कोई छूटना नहीं चाहिए। सही बात है। ये भी है, क्योंकि हमारा कर्तव्य भी तो है, बेपरवाही के साथ साथ कर्तव्य का भी ध्यान रखना। और नारायण भदाला तो मेरे बहुत प्रिय छोटे भाई हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
श्रीमान दीपक जी भाई साहब, आपको व्यक्तिगत परिचय कभी नहीं बताया। आप कहाँ रहते हो, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, भीलवाड़ा में रहते हो या गांव में रहते हो? ये मैंने बता दिया था, गांव में। अभी तो भीलवाड़ा में रहता हूँ। 0 से लेकर 25 साल तक आरजिया में रहा और प्रारंभिक शिक्षा ही आरजिया में हुई। और पास में भीलों का खेड़ा था और उसके पास में कंजरों का खेड़ा था। तो मेरे बचपन के जो मित्र हैं वो भीलों के कंजरों के लड़के हैं जो अभी भी मेरे मित्र हैं। सही बात है। और उन लोगों के बीच में ही रहा हूँ और उन लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। ये जो मैं आज बहुत अच्छी मेवाड़ी बोल लेता हूँ, अच्छी भाषा बोलना बहुत बड़ी बात है। मेवाड़ी में भी हिंदी के शब्द फंसा करके बोलना अच्छी भाषा नहीं है। सही बात है। मेवाड़ी को मेवाड़ी के तरीके से बोलो, देसी एक। हाँ, खटे जा रहे हो मतलब खटे जा रहे हो सीधो हेठो बैठ जा, वहाँ ना अपन यूं कहे नीचे बैठ जा, वो बनावटी लगता है। सही बात है। तो वो जो है ना मेवाड़ी, वो आई है ना, वो इस कल्चर की वजह से आई है। मैं इन लोगों के बीच में रहा हूँ इसलिए आई है वो भाषा। तो और 25 साल तक भीलवाड़ा में आरजिया में रहा और उसके बाद अभी मैं पिछले 20 साल से भीलवाड़ा में रह रहा हूँ। आपने कवि सम्मेलन में जाना कम क्यों कर दिया और आप कवि सम्मेलन से ज्यादा चाय की होटल पर दिखते हैं, इसका क्या कारण है? ये बात हो रही है भेरू की चाय, एक विचार विश्व बदल सकता है। कवि सम्मेलन में जाना कम नहीं किया है। कवि सम्मेलन में तो उतना ही जा रहा हूँ जितना पहले जाता था। लेकिन चाय की होटल पर बैठना ज्यादा शुरू कर दिया, इसलिए चाय की होटल पर ज्यादा दिखता हूँ। वहाँ मेरे दोस्त लोग आ जाते हैं और हम लोग थोड़ी सी हंसी मजाक कर लेते हैं। 2 घंटा मोबाइल बंद रखते हैं, मोबाइल नहीं देखते हैं। मोबाइल जब हमारे कोई अच्छी बात आ जाती है, सब लोग कह देते हैं कि नहीं यार ये तो बहुत मस्त बात है, इसका वीडियो बनाओ। तब हम मोबाइल निकालते हैं 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट जो भी है, और उसका वीडियो बन जाता है और मोबाइल वापस जेब में। कोई मोबाइल नहीं निकालता हमारे। सही बात है। जब शाम को हम 2 घंटा बैठते हैं, कोई मोबाइल नहीं निकालता, कोई व्यक्ति मोबाइल का यूज नहीं करता। हम सिर्फ अपनी बातें करते हैं और हमारे पास आपस में बातें करने के लिए बहुत सारी बातें हैं जो सबकी दोस्तों के पास होती है। जिन जिनके भी जीवन में दोस्त हैं उनके पास आपस में बातें करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। एक और प्रश्न है और ये काफी गहरा प्रश्न भी लगा मुझे। बहुत अद्भुत सवाल पूछा भाई आपने। कॉमेडी को आप पर्सनल लाइफ के दुख से कैसे अलग रख पाते हो? अगर किसी दिन माइंड डिस्टर्ब हो, माइंड में किसी बात की परेशानी चल रही हो और उसी के जस्ट बाद आपको स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस देनी हो, लोगों को हंसाना हो, ये सिचुएशन हैंडल कैसे की जाती है? जबरदस्त सवाल है यार भाई, मेरा फेवरेट सवाल। देखिए, कॉमेडी जब मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं डिस्टर्ब होता ही नहीं हूँ। पहली बात तो होता है, मनुष्य हूँ मैं भी, थोड़ी देर के लिए आता है। लेकिन मुझे यूं लगता है कि यार मैं जब अपना दुख नहीं भूल सकता तो मैं लोगों को कैसे दुख भुलाऊंगा, उनका लोगों को कैसे हंसाऊंगा? जब मैं खुद को नहीं हंसा सकता तो मैं उस चीज को डिलीट कर देता हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई है मेरे परिवार में भी। उस समय भी मैं स्टेज पर था और जो संयोजक था, आयोजक था, उसने कहा अगर आप चले गए तो मैं मर जाऊंगा, मतलब मेरा क्या हाल होगा, ये जनता क्या करेगी, आप कविता पढ़ के निकल जाओ। मेरे किसी करीबी व्यक्ति की डेथ हुई है, करीबी मतलब मेरे परिवार के, और मुझे वहां लोगों को हंसा करके निकलना पड़ा, आंसुओं को रोक करके। तो रोक लिया, हो जाता है। क्या फील हो रहा था जब आप स्टेज पे थे और एक तरफ गहरा दुख आघात था और दूसरी तरफ सामने बैठी हुई जनता जो ये उम्मीद लगा के बैठी है कि दीपक जी पारिक हमें हंसाएंगे? हाँ, तो हंस रहे थे ना, मैं नहीं हंस रहा था लेकिन लोग तो हंस रहे थे और लोग हंस रहे थे। यही हमारा काम है, काम बस लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मतलब हर एक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का निवास है। आपने उस ईश्वर को प्रसन्न कर लिया। सही बात। और ईश्वर की आराधना तो हर वक्त की जा सकती है, आप चाहे सुख में हो, चाहे दुख में हो, चाहे किसी भी समय हो। एक अजीब सा क्वेश्चन है, मुझे समझ में तो नहीं आया पर मैं एक बार पूछता हूँ, आपको क्या समझ में आता है? आपने कभी फ्रिज का दरवाजा खोलकर उसे धीरे धीरे बंद करके देखा है? कहाँ पर जाकर फ्रिज की लाइट बंद होती है? आपने कभी फ्रिज को खोल के बंद करके देखा? बचपन में बहुत देखा है और शायद हर आदमी ने देखा है कि यार ये लाइट कैसे बंद होती है ना? और मस्ती कर रहा है कोई? हाँ, लाइट कैसे बंद होती है। और मैंने तो उस लाइट को दरवाजा खुला रख करके खोजा कि इसका बटन कहाँ पे है, और मैंने अपने हाथ से भी बंद की दरवाजा खुला रख के, और 2-3 बार बंद करके यूं की। फिर उसके बाद मार भी पड़ी थी,
कि ये फ्रिज खराब कर दे ये छोरो। फ्रिज जब नया नया लाए थे। अच्छा, एक और प्रश्न है कि ठंड के मौसम को सियाड़ा किसने कहा और गर्मी के मौसम को उंदाड़ा किसने कहा और बारिश के मौसम को चौमासा किसने कहा? ये तीनों का बहुत अच्छा सवाल है ये। सियाला मतलब सी लगता है, किसने कहा ये तो, क्योंकि भाषा का निर्माण तो चौराहों पर बैठ करके हुआ है। आजकल देखो अंग्रेजी का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ा, तो हमने एक शब्द बना दिया, सक्सेस और शिक्षित दोनों का मिला करके एक शब्द बना दिया। हमारे मेवाड़ में, मेवाड़ी बहुत अच्छी चीज है। मेवाड़ में चौराहों पर बैठने वाले आदमी को जो मजा आता है ना, वो कहीं नहीं आ सकता। तो आजकल चौराहे पर बैठकर बात करें कि यार यो आदमी शिक्षित कौन है। शिक्षित मतलब उसमें दो शब्द नजर आते हैं मुझे, एक तो शिक्षित और एक सक्सेस। दोनों को मिला करके एक शब्द बना दिया, जिसमें आप सफलता भी ढूंढ लो और आप शिक्षा भी ढूंढ लो। क्या मेवाड़ी है यार, चमत्कार है ये भाषा का। तो सियाला, जिसमें सी लगता हो, सी हमारा राजस्थानी का शब्द है। सियाला, उनाला मतलब जो ऊना ऊना हो ऊना मतलब गर्म। और चौमासा 4 महीने, चौमासा। वैसे तो उनाला भी 4 महीने का होता है, सियाला भी 4 महीने का होता है। सियाला मतलब सर्दी, उनाला मतलब गर्मी, लेकिन उसी को चौमासा क्यों कहा? ये 4 महीने चौमासा, चौ यानी 4, मासा यानी महीना। चौमासा उसको इसलिए कहा है कि ये 4 महीने हमारे जीवन के सबसे बेहतरीन महीने होते हैं। क्यों होते हैं? फसल होता हम किसान हैं, हमारे बरसात ही हमारा जीवन है। तो बरसात होती है तो किसान अन्न उगाता है, अन्न से हमारा पेट पालन होता है। किसान हमारा अन्नदाता है, पूरी दुनिया का जो पालन कर रहा है वो किसान कर रहा है। तो किसानों के लिए जो सबसे बेहतरीन जो महीना, किसानों के लिए नहीं, हम सब के लिए सबसे बेहतरीन जो महीने हैं साल के, वो 4 महीने हैं, इसलिए उसको चौमासा कहा है। किसने कहा है ये नहीं कहा जा सकता। भाषा का निर्माण चौराहों पर होता है, सबके मुंह से शब्द निकलते हैं, उससे होता है। हाँ, संस्कृत भाषा का अलग विधान है। भगवान शंकर के डमरू से 14 अक्षर निकले थे, उससे संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ था, उससे संस्कृत भाषा बनी थी। संस्कृत भाषा पहले बोली जाती थी, फिर लिपि में आई। इसलिए हमारे यहाँ संकल्प कराया जाता है तो कहा जाता है श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थे, यानी जो सुन करके स्मरण किए गए, याद रखे गए, उन पुराणों का फल प्राप्त करने के लिए मैं ये अनुष्ठान करने जा रहा हूँ। श्रुति स्मृति, श्रुति सुना गया, स्मरण किया गया, याद रखा गया सुन करके। पहले शिक्षा व्यवस्था यही थी, गुरु ज्ञान देता था, लोग सुनते थे, शिष्य सुनते थे, सुन करके उन वेदों को याद रखते थे। 20-20 हजार श्लोक याद रखते थे और याद रख करके अगली पीढ़ी में पहुंचाते थे, नई पीढ़ी को सिखाते थे। पहले शिक्षा पद्धति यही थी। जब किताबें आई तब लोगों ने कहा था अब किताबें आ गई, स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। हो गई। आज फोन नंबर भी याद नहीं रहते। अब मोबाइल आ गया ना, अब तो सारी स्मरण शक्ति है ही नहीं। और अब तो चैट जीपीटी आ गया जो आपका दिमाग भी वो खा जाएगा थोड़े दिनों में, क्योंकि अब तो इतिहास के सन वन तो AI आ गया ना, AI आ चुका है, सब खत्म। अच्छा, एक भाई पूछ रहा है कि आप पूरे दिन में चाय कितनी पी जाते हो? चाय भी पूछते हैं यार, देखो। हाँ, चाय कम ही पीता हूँ। अच्छा, पर चाय का जो फोटो डालता हूँ उससे लोगों को लगता है फोटो वीडियो जिससे मैं चाय का कप, क्योंकि आपके 2 ठिकाने बताए जाते हैं, एक तो भैरू की चाय, हाँ, कि भाई यही मिलते हैं, और दूसरा ठिकाना आपका बताते हैं चाय, जो कहीं के भी हो सकती है। हालांकि भैरू की चाय स्वयं एक चाय की दुकान है बहुत बढ़िया, पर ज्यादातर आप स्टोरीज डालते रहते हो, उसमें चाय को ज्यादा दिखाते हो। तो इस भाई ने पूछा कि आप दिन की चाय कितनी पी जाते हो? नहीं, चाय तो कम ही पीता हूँ, पर वो वीडियो बनाता हूँ उस समय चाय का कप रहता है तो सबको लगता है कि पूरे दिन चाय पीता रहता है। पर ऐसा नहीं है, जितनी जरूरत है उतनी ही पीता हूँ, मतलब सामान्य लोगों से ज्यादा नहीं पीता। पर भैरू जो है ना, उससे एक अटैचमेंट यूँ हो गया कि जब उसने नई वो एक छोटी सी केबिन लगाई थी चाय की, तो उस समय आकर के वो चाय बना रहा था, तो मैं और एक हमारे स्वर्गीय नरेंद्र जी दादी साहब, राष्ट्रीय कवि रहे हैं, वो दोनों वहाँ से निकल रहे थे, तो क्या चाय पी लेते हैं। तो वहाँ चाय पी और उसको कहा हमारे थोड़ी सी अच्छी वाली बना दोगे क्या? तो उसने कहा आप चाय पी के देखो, मैं अच्छी वाली ही बना रहा हूँ, बहुत विनम्रता से। तो चाय पी और वो जगह बहुत अच्छी लगी, तो वहाँ रोज बैठना शुरू हो गए। और भैरू एक कैरेक्टर में जो मैंने डेवलप किया था नशे के विरोध में, मैंने जब हास्य करना शुरू किया तो भैरू वाला जो कैरेक्टर था वो मैं मंच पे पहले ले आया था। तो भैरू नाम से तो लोग परिचित थे ही, चाय वाले का नाम भी संयोग से भैरू निकला।
तो मैं जब भी फोटो डालता भेरू की चाय तो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। तो मतलब धीरे धीरे भेरू की चाय फेमस हो गई और अभी तो वहाँ बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। छोटी जगह है और अच्छी चलती है। और भेरू का योगदान मेरे जीवन में ज्यादा है या भेरू के जीवन में मेरा योगदान ज्यादा है, कोई तय नहीं कर सकता। तय नहीं कर सकता। सही बात। लेकिन ये है कि मैं मानता हूँ कि भेरू की वजह से मुझे कुछ न कुछ प्रसिद्धि मिली है। ऐसा वो भी मानते होंगे, क्या पता, वो जाने। अच्छा, एक जना पूछ रहा है कि ढोकड़ा खाधा बाद तावड़ा में मगरमच्छ की निशान पड़िया रेवा में जो सुख है वैसे सुख और किमें है, बताओ। हवा में कही कि थावड़ो अगर जोर को है तो सुख की जगह दुख भी हो सके। सही बात है, पक्का है इसमें। आका शरीर में कुचर भी चाल सके, ज्यादा होता न रहनो। सुख का चक्कर का मीन है और वो शाला में ही सावे यो सुख। तो यदि घाटी सर्दी पड़ रही हो थावड़ो निकल रही हो ने तो यो सुख जिदे ही सावे। और ढोकला कहीं किसी भी रोटी खार आप देसी खानो खार यदि सो जाओ ने तो नींद आवे ने तो नींद बढ़िया तो सुख ही है। सही बात है। दुनिया में नींद आनंद है और आनंद का मूड में होते आदमी नींद आवे। नींद आवा को मतलब आदमी सब दुख भूल गयो। अच्छा, आप जाने भूल गयो। आप कौन से कवि को पढ़ते और सुनते हो? मैंने पुराने उपन्यास खूब पढ़े। नरेंद्र कोहली जी को पढ़ा, आचार्य चतुर्सेन जी को पढ़ा, धर्मवीर भारती जी की 2-3 किताबें पढ़ी। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और अमृतलाल नागर जी की मानस का हंस पढ़ी। और भी बहुत सारी, मृत्युंजय, धरती का सूरज, जोगिन, बहुत सारे उपन्यास पढ़े। कवियों में जो पुराने, मैंने गंग को खूब पढ़ा। पुराने कवियों में गंगों को, बाकी तो कोर्स में पढ़ाए गए, कबीर, रहीम और ये घनानंद, दिनकर जी, ये भी खूब पढ़ाए गए। लेकिन मैंने गंग के रिसर्च कर करके पढ़ा। गंग के छंद बहुत अच्छे हैं। दरबार से जो गंग को हाथी के पैरों से कुचलवाया गया था जहांगीर के दरबार में। ये रियल कैरेक्टर था या बस एक काल्पनिक? रियल कैरेक्टर था। उसने कोई सच बोल दिया था तो हाथी के पांव से कुचलवाया गया। तब किसी ने छंद लिखा, क्यों मारा गया गंग को, कि दरबार सजो जह देवन को तह पिंगल छंद बनाए के गायो। तब काहू से अर्थ कयो न गयो, जब काहू से अर्थ कयो न गयो तब नारद एक प्रसंग चलायो। धरती पे है एक बहुत गुनी कवि, गंग को नाम सभा में बतायो। सुन चाह भई परमेश्वर को तो गंग को लेने गणेश पठायो। दरबार सजा था देवों का, वहां किसी ने पिंगल छंद सुनाया। जब किसी से अर्थ नहीं कहा गया तो नारद ने प्रसंग चलाया कि धरती पे एक गंग नाम का कवि है, वो इसका अर्थ बता सकता है, उसे बुलाया जाए। जब ईश्वर को गंग को सुनने की इच्छा हो गई होगी तो उन्होंने गणेश को गंग को लेने भेज दिया होगा, इसलिए गंग को हाथी के पांव से कुचलवाया गया। क्या कवि की कल्पना है। कल्पना। अच्छा, आधुनिक कवियों में आप किसको श्रेष्ठ मानते हो और किन के साथ आपने काम किया हुआ है? कुछ थोड़ा नए एक्सपीरियंस जो स्टेज आपने शेयर किए हैं। देखिए, कवि हैं तो श्रेष्ठ ही हैं। सृजन करता है जिसके हाथ में कलम है, जनता की आवाज है। कवि जनता के मनोभावों को कहता है, तो जनता की आवाज है कवि। इन दिनों मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने निम्बाहेड़ा में कुमार विश्वास जी के साथ मंच पढ़ा और जनता का बहुत प्यार मिला और कुमार विश्वास जी का भी बहुत आशीर्वाद मिला। तो बड़ा अच्छा लगा। बाकी सभी कवि अच्छे हैं। शैलेश लोढ़ा जी के साथ उन्होंने टीवी पे बुलाया था तो मैंने एपिसोड किए थे, वाह भाई वाह के, उनका भी बहुत प्रेम मिला। और इन दिनों जो नए लड़के गीतकार आए हैं उन्होंने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं। इन दिनों बहुत अच्छे कवि आए हैं मंचों पर, अच्छे गीतकार आए हैं नए लोगों में, जो मुझसे भी छोटे उम्र के हैं लेकिन लेखन में बहुत बड़े, कविता में बहुत बड़े। मैं उनको भी सुनता रहता हूँ। सब लोगों को कविताएं सुनना बहुत अच्छा लगता है। अभी भी जो नए लिखते हैं उनकी जो रील्स आती है, यूट्यूब पर सर्च कर करके सुनता हूँ, यार ये बढ़िया कवि हैं, इनको सुना जाए। कविताएं सुनने का शौक बचपन से रहा है, तो अभी भी मतलब मेरा मन तृप्त होता है कविता सुन करके, अच्छी कविता सुन करके। अच्छा, कविताओं का भविष्य आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि जहाँ तक
आज के टाइम में जो दौर चल रहा है सारा कुछ पूरा चेंज हो रहा है, जेन जीज वगैरह आ रहे हैं, तो इनके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कवियों का फ्यूचर क्या होगा आने वाले टाइम में? क्या ये एज अ करियर ले सकते हैं लोग? इसका इतिहास बहुत लंबा है, उसका भविष्य भी बहुत लंबा है, क्योंकि जो इतिहास में नहीं मिटा तो भविष्य में भी नहीं मिटेगा। लेकिन करियर के तौर पे नहीं लिया जा सकता। आज मुझे बहुत मुश्किल आ रही है, घर का खर्च चलाने में बड़ी मुश्किल आती है। अब 45 साल की उम्र में नया काम भी शुरू भी नहीं किया जा सकता, कर भी नहीं सकता, और इसे एज ए प्रोफेशन नहीं चुनना चाहिए। ये अब मैं कह सकता हूँ कला के रूप में अनुभव आप क्या इसे है। हाँ, ये अब कला है, आपका शौक है, और उससे आप अतिरिक्त मान करके चले। कवि होना बहुत अच्छी बात है, कवि होना चाहिए, लेकिन आपको काम भी करना चाहिए, कोई न कोई काम करना चाहिए। पार्ट टाइम कवि हो सकते हैं। कविता के कवि तो हो सकते हैं, कवि पार्ट टाइम नहीं होता, कवि तो कवि होता है। आप कवि हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रोफेशन पार्ट टाइम आप कवि हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको घर चलाने के लिए काम करना पड़ेगा, काम करना चाहिए। इसको हम उस दृष्टि से नहीं ले सकते, व्यवसायिक दृष्टि से, क्योंकि व्यवसायिकता जब आ जाती है तो कविता मर जाती है। बहुत बढ़िया। अंत में जाते हुए एक छोटा सा संदेश आपके जो दर्शक है, जो आपको देख रहे हैं, जो आपको मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उनके लिए 2 बात। संदेश देने का तो मुझे क्या अधिकार है, तो संतों को है। लेकिन मैंने जो अपने जीवन में अपना रखा है वो ये है कि किसी का मन नहीं दुखाना, किसी को मेरी तरफ से कोई पीड़ा नहीं पहुंचानी, क्योंकि ईश्वर के घर में अपराधी, और ईश्वर के घर में अपराधी नहीं भी बनेंगे तो भी किसी का मन दुखा कर तो बहुत बड़ा पाप है। तो किसी का मन नहीं दुखाना, किसी के हक का नहीं खाना, बस ये 2 चीज जीवन में अपना लो तो बहुत प्रेम ही प्रेम है, बस। और क्या। हमने एक छोटा सा प्रयास किया है आप लोगों तक कुछ सामाजिक सच्चाइयों को लाने का, कुछ बातों को आप तक पहुंचाने का। इसे फनी वे में नहीं लेके हमने एक सामाजिक दृष्टि के हिसाब से एक अच्छा एपिसोड बनाया है। तो हम नहीं चाहते कि कोई अंधविश्वासों वाली चीज़ें या भ्रामक चीज़ें, कंट्रोवर्सीज वगैरह आपको ज़्यादा दिखाएं। तो एक, अगर आपने नीचे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि आने वाले समय में हमको एक मोटिवेशन मिल सके कि यार समाज, लोग, बच्चे, बड़े इस चैनल को देखते हैं, प्रिंस वर्ल्ड मीडिया। तो आप अपना आशीर्वाद, प्रेम सब्सक्राइब के रूप में जरूर दें। जाते जाते कोई पंक्तियां। काफिए सारे मिलाना जानता हूँ, गीत गजलें सब सुनाना जानता हूँ, अब किसी सैलाब से खतरा नहीं है, मैं दिलों में घर बनाना जानता हूँ। क्या बात, गजब।